अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी नीतिका आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए आज इस कहानी की 9वीं किस्त पेश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी नीतिका का 9वां हिस्सा। मैंने सर झटक कर अंदर आने वाले ख्यालात को मुंतशिर किया और स्टोकर और ग्लोरिया को देखने लगा जो मेरी ही तरफ आ रहे थे। मिस्टर सरफराज, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनके जरिए आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। ग्लोरिया ने नज़दीक आकर कहा, वाकई आप सच कहते थे और मैं बहुत बेवकूफ़ थी कि तुम्हारी बातों का एतबार न किया। आज तुमने जिस अंदाज से मेरी आंखें खोली हैं उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। इन रस्मी बातों से मुझे सख्त वहशत हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को पुरसकून रखा। दोनों उस वक्त तक मेरा शुक्रिया अदा करते रहे जब तक टोबो वापस न आ गया। टोबो को अपने हमरा लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ गया। टोबो स्टोकर और ग्लोरिया को आपस में बातें करता देखकर सख्त हैरान था। मास्टर, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? क्या ये वही लड़की है जिसे अपने बाप के वजूद से ही इनकार था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टोबो, ये वही लड़की है। कहने लगा, मास्टर सच जानो, जो वक्त गुजरता जा रहा है मैं तुम्हारे कमालात देख देख कर दंग हो रहा हूँ। आखिर दुनिया का कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों के इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। उसके लिए तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मैंने कहा, बस टोबो बस, अब आगे कुछ ना कहना। पहले ही उन दोनों ने मेरा दिमाग शुक्रिया अदा कर करके खाली कर दिया है। टोबो ने दांत निकाल दिए। दूसरी सुबह हम सब के लिए हैरत अंगेज थी। वाइट पुरस्रार तौर पर कैदखाने से निकल भागा था। टोबो की अजीब हालत थी। शर्म के मारे उसकी नजरें नहीं उठ रही थी। खुद मुझे सख्त गुस्सा था। आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई कि वाइट फरार होने में कामयाब हो गया? कबाइलियों ने अपने कदीम जरिए पैगाम रसानी से काम लेते हुए उसके फरार की इतला तमाम पड़ोसी कबाइल तक पहुंचा दी थी, लेकिन किसी को यह उम्मीद न थी कि वाइट दोबारा हाथ आ सकेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से फरार हुआ था वो बड़ा ही हैरत अंगेज था। कबीले में पहरा देने वाले किसी फर्द ने उसे नहीं देखा। हालांकि उनकी नजरें रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह काम करती थीं। उनसे कड़ी पूछगिछ की गई, लेकिन वो बदस्तूर यही कहते रहे कि वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं थे और ना ही उन्होंने वाइट से किसी किस्म की गुफ्तगू की थी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह था कि वाइट पहरेदारों को अपनी लच्छेदार बातों से वगला कर भागने में कामयाब हुआ है, लेकिन पूछगिछ के बाद मुझे अपना यह ख्याल तर्क करना पड़ा। मेरी तशवीश से टोबो को बड़ी फिक्र लाहक हुई। उसने मुझसे कहा, चीफ, वाइट अगर यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो गया है तो हमें इससे क्या परेशानी हो सकती है? वो अकेला आदमी भला में क्या नुकसान पहुँचा सकता है? मैंने कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है टोबो, वो किस कदर ख़तरनाक आदमी है। मैंने पहले ही दिन सोच लिया था कि उसका जिंदा रहना हम सब के लिए ख़तरे का बायस है, लिहाजा मैं उसे जिंदा रहने का कोई मौका फराहम करने के मूड में नहीं था। टोबो ने मेरी तरफ देखा। उसकी कुशादा पेशानी पर तफक्रात की शिकनें नुमायां थीं। फिर गोया किसी ख्याल ने उसे तफक्रात से निजात दिला दी। बड़े मुतमईन लहजे में बोला, चीफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वाइट अब तक जिंदा नहीं होगा। यहाँ कदम कदम पर इतने खतरात हैं कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाली टहनियाँ इंसान को अपने शिकंजों में इस तरह जकड़ लेती हैं कि मौत से पहले उनकी गिरफ्त से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। मैंने कहा, वो तो ठीक है टोबो, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी खतरा महसूस कर रही है। वाइट जिस साजिशी जहन का मालिक है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और अब मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि अगर कल तक वाइट जिंदा या मुर्दा हमारे हाथ नहीं लगा तो मैं बजाते खुद उसे तलाश करूंगा। टोबो बोला, चीफ, क्या वो सफ़ेद चमड़ी वाला सुअर इस काबिल है कि तुम जैसा इंसान उसकी तलाश में मारा मारा फिरे? मैंने कहा, हाँ टोबो। कहने लगा, चीफ, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इन जंगलात में भटको जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी है। टोबो तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम्हारी जगह टोबो उस जलील आदमी को तलाश करेगा और ये टोबो का वादा है कि वो नाकाम चेहरा लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करता हूँ टोबो, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ उसकी तलाश में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो सफ़ेद चमड़ी वाला शैतान तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तुम उसके साजिशी जहन का मुकाबला नहीं कर सकोगे, लिहाजा ये काम तुम मुझ पर ही छोड़ दो। कहने लगा, चीफ, अगर तुम इतने ही बज़िद हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें तनहा भी नहीं जाने दूंगा। टोबो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। मैं सोच में पड़ गया। टोबो का साथ मेरे लिए बड़ी आसानियों का बायस बन सकता था, लेकिन मैं अपने साथियों को यहाँ तनहा छोड़ने में तामुल का शिकार था। यह भी ऐन मुमकिन था कि वाइट कहीं नज़दीक मौजूद हो और मेरी और टोबो की गैर मौजूदगी की इतला पाकर ग्लोरिया और स्टोकर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए। मैंने अपने इस खदशे का इजहार टोबो पर कर दिया। कहने लगा, चीफ, कबीले में टोबो से कई गुना बेहतर जवान मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में किसी की मजाल नहीं कि वो तुम्हारे साथियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। टोबो ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है टोबो, लेकिन हमारा मुकाबला एक अयार दुश्मन से है जो छुप कर वार करेगा। ताकत और जोर आजमाई साजिशी जहन का मुकाबला नहीं कर सकती। कहने लगा, कुछ भी हो चीफ, ये टोबो का अटल फैसला है। क्या वो दिन भूल गए जब टोबो ने तुम्हारे खून के साथ खून मिलाकर हमेशा तुम्हारा साथ देने का अहद किया था?
वो तो ठीक है टोबो, लेकिन मैं तुम्हें मजीद किसी आजमाइश में मुब्तला नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम मुझे तन्हा जाने दो। टोबो ने अजीब से लहजे में कहा। टोबो आपके हुक्म को नहीं टाल सकता, लेकिन चीफ आप मुझे कभी अपने से दूर नहीं पाएंगे। मैंने कहा शुक्रिया टोबो, तुम भी मुझे हर वक्त याद आते रहोगे। उसी दिन मैंने खामोशी के साथ अपनी रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बेहतरीन किस्म की 2 राइफलें अपने लिए मुंतखब की और कारतूसों का एक थैला भरकर अपनी पुश्त पर बांध लिया। टोबो ने चलने से पहले कुछ जड़ी बूटियां मेरे हवाले की, जो बकौल उसके हर किस्म के मर्ज का मुजर्रब इलाज थी। इससे कबल टोबो ने एक मखसूस तेल से मेरे बदन की मालिश की। टोबो का कहना था कि पूरा जंगल अजीबो गरीब अशरातुल अर्ज से भरा पड़ा है, जो अगर किसी इंसान को काट लें तो उसका बचना मुहाल है। इस तेल की मौजूदगी से वो मुझे किसी किस्म का गजंद नहीं पहुंचा पाएंगे। टोबो ने एक बेहतरीन काम यह किया कि पूरे इलाके का नक्शा बनाकर मेरे हवाले किया, ताकि मुझे अपने सफ़र बरकरार रखने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। हर किस्म के कील कांटे से लैस होकर मैं अपने अनजाने सफ़र के लिए तैयार हो गया। टोबो कबीले की सरहद तक मुझे रुखसत करने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं कोई मन ही नहीं दे सका। चंद अलविदाइया जुमले कहने के बाद उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैं उसे खुदाफिज कहकर आगे की तरफ बढ़ गया। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। टोबो अभी तक उसी जगह खड़ा था। मेरे दिल पर टोबो की बेलौस मोहब्बत का गहरा असर हुआ। जंगलों में रहने वाला स्याह फाम आदमी, जिसका दिल सफ़ेद फाम लोगों से ज़्यादा बड़ा और जिसका खून उन सब से ज़्यादा सुर्ख था। मेरा दिमाग फिर अपने माजी की तरफ लौट गया। नवाब फ़िरोज़ुद्दीन कौसर और दूसरे अफराद किसी मुतहर्रिक फिल्म की मानंद मेरी आंखों के सामने थे। उनका ख्याल आते ही मैं चौंक उठा। मैं कबीले में रहकर उन लोगों को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। न जाने इन लोगों पर क्या गुजरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी जंगजू कबीले के हत्थे चढ़ गए हों, या वो खौफनाक दलदल उन्हें ना निकल गई हो जिसे हम अपने अकब में छोड़ कर आए थे। जो जो मैं सोचता गया, मेरी उलझनों में इजाफा होता गया। मेरे अंदाजे के तहत उन्हें अब तक टोबो के कबीले तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनका ना पहुंचना मेरे खदशात को यकीन में बदल रहा था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कूद गया। ये ऐन मुमकिन था कि नवाब साहब के काफिले में स्टोकर जैसी कहानी दोहराई गई हो। वो लोग लाख महज़ब और मालदार सही, लेकिन मजीद दौलत की ख्वाहिश दुनिया के किस इंसान को नहीं होती। मैकना के मसले पर काफिले के नौजवानों का रवैया मैं देख चुका था। हो सकता है हम लोगों के जाने के बाद। अचानक मेरी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। एक ख्याल ने मेरे बदन में सर्द लहरें सी दौड़ा दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के जाने के बाद उन लोगों ने अपना गुस्सा नवाब फ़िरोज़ुद्दीन पर उतारा हो। स्टोकर की कहानी इस अंदाज में भी दोहराई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर जज्बे की बुनियाद औरत और दौलत हो। इंतकाम भी बजाते खुद सबसे बड़ा जज्बा है। मैंने ये क्या किया? मुझे अपने गुज़िश्ता दिनों पर पछतावा होने लगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरा दिमाग सोचने समझने की कुव्वत खो चुका था। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। तंग आकर मैं साफ सी जगह पर एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। ख्यालात मुंह जोर घोड़ों की मानिंद मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। फिर एक नया ख्याल मेरे जहन में आया। काफिले में मैकना और उसके साथी तो असल कुव्वत के मालिक नहीं, उनके अलावा भी तो बहुत से संजीदा लोग हैं। कर्नल डिक्सन, खूब याद आया। कर्नल डिक्सन नवाब साहब का गहरा दोस्त है। वो उन पर किसी किस्म की ज्यादती क्यों कर होने देगा? मेरे दिल को एक तरह का सुकून हो गया, लेकिन पुरानी उलझनें बदस्तूर बाकी थीं। आखिर ये सब कहाँ गए? नीतिका जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लामहला उन्हें टोबो के कबीले से गुजरना पड़ता। टोबो के कबीले से होकर जाने वाला रास्ता वाहिद रास्ता है। किसी दूसरे रास्ते का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो फिर उनको क्या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका। अचानक ही वहशतज़दा होकर उछलकर खड़ा हो गया। कोई पहाड़ था जो अचानक मेरे ऊपर आ गिरा था। ओह मेरे खुदा, वो पहाड़ नहीं, एक खौफनाक अजदहा था जो दरख्त की एक शाख से लिपटा अपना मुहीब जबड़ा खोले खला में इधर उधर सर मार रहा था। वो तो खैरियत गुजरी कि उसका वार खाली गया, वरना उसके जबड़ों में मेरा सर होता। और इससे आगे मैं सोच नहीं सका, क्योंकि वो खौफनाक अजदहा दरख्त से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर मैंने अपनी कमर से लटका हुआ पिस्तौल निकाला और निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली अपने निशाने पर बैठी और उस अजदे के सर के परखच्चे उड़ गए। मैंने अब इत्मीनान से अजदे का जायजा लिया। उसकी लंबाई बिला मुबालगा 30 फीट से कम न थी और जिस्म की मोटाई किसी छोटे मोटे दरख्त के तने से मुशाबा थी। मेरा यहाँ रुकना फजूल था, लिहाजा मैंने अजदे को एक बार नज़र भरकर देखा और आगे बढ़ गया। मेरे जहन में एक हल्का सा खाका बन रहा था। वाइट किस तरफ फरार हुआ होगा? मैंने दिल ही दिल में उसका भी तयन कर लिया, नीतिका की तरफ। यह भी अजीब इत्तेफाक था। टोबो के मशवरे पर मैंने ये सोचा था कि हीरों के असूल के लिए नीतिका जाने की क्या ज़रूरत है। हीरे ख्वाह नीतिका से मिले या टोबो के जरिए, हीरे हीरे ही होते हैं। मुझे हीरे मिल चुके थे, लेकिन हीरों के साथ ही एक नई मुसीबत भी आ खड़ी हुई थी। वाइट का फरार मेरे लिए किसी मुसीबत से कम न था।
गो मैं चाहता तो उसकी तरफ से बेफिक्र भी रह सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसकी तरफ से लापरवाही बरतने का तस्वुर मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। ये तो मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वाइट टोबो के कबीले को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो न जाने कितने दिन से वहां कैद था। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि वाइट ने फरार होने के लिए आखिर कौन सा तरीका इख्तियार किया था। मैं अपने साथ एक दूरबीन भी लाया था। एक ऊंची जगह खड़े होकर मैंने उसकी मदद से चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई मुश्तबा चीज़ दिखाई न दी। अलबत्ता अफ्रीका का कुदरती हुस्न मेरी निगाहों के सामने था। मैं उस वक्त जहाँ सफ़र कर रहा था वो एक वसी और ईज़ मैदान था, जिसमें कुदरत ने फयाजी का मुजाहरा करते हुए लातादाद दरख्त खड़े कर दिए थे। लेकिन ये दरख्त इतनी तादाद में न थे कि सूरज की किरणों को रोक सकते। टोबो ने मुझे बताया था कि आगे जाने के बाद ये जंगल घना होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे अपना रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी से काम लेना पड़ेगा। मैं चौकन्ना नज़रों से अपनी इतराफ में देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहाँ हर कदम पर कोई खतरा पेश आ सकता था। मैंने कुल्हाड़ी से एक दरख्त की शाख काटकर उसे एक लाठी की सी शक्ल दे दी थी और आगे कदम रखने से पहले उसकी मदद से झाड़ियों को उठाकर अपने लिए रास्ता बना रहा था। मेरा एक हाथ पिस्तौल पर था और नजरें अपने चारों तरफ थीं। यह एहतियात मैंने इसलिए बरती थी कि अगर आदमखोर झाड़ियाँ हों तो उनसे महफूज रह सकूं। मैं एक एक कदम फूंकता हुआ रख रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी से लगाव है, बल्कि मैं अपनी जान खोकर दूसरों के लिए मौत के दरवाजे नहीं खोलना चाहता था। मेरे ज़हन ने फिर अचानक करवट बदली और अब दुआ के लिए उठे हुए दो हाथ और एक पाकीज़ा चेहरा मेरे सामने था। मैं उस चेहरे के गिर्द नूर का एक हाला महसूस कर रहा था। मेरे खुदा, ये सब कुछ क्या है? दुआ के लिए उठे हुए ये हाथ क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं? मैंने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा, लेकिन क्या वजह है कि ये दो हाथ और ये पाकीज़ा पुरनूर चेहरा मेरी कमज़ोरी बन गया है? ये क्यों मेरा दिल खुद ब खुद इसकी तरफ माइल होता जा रहा है? आखिर कौसर भी तो है, मेरिसिया है, बारबरा फोना है, एक में हर एक दूसरे से बढ़कर है। लेकिन क्या वजह है कि वो चेहरे मेरे दिल पर असर नहीं करते? और ये चेहरा क्यों मेरा इम्तिहान ले रहा है? अपने मोहसिन की बेटी मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ ठीक तो है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन इस एहतराम में कौन सा ऐसा जज्बा पोशीदा है जिसे मैं अभी तक कोई नाम नहीं दे पाया हूँ? अचानक ही मेरे कदमों तले ज़मीन लरजने लगी। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। ये ज़मीन क्यों हिल रही है? क्या ज़लज़ला आने वाला है? मैंने सोचा। फिर मुझे वही मंजर याद आ गया जब हाथियों का एक वहशतनाक गिरोह हमारे काफिले पर चढ़ दौड़ा था। मेरे जिस्म का एक एक रुआं खड़ा हो गया। फिर उसी मुसीबत का सामना था। मैं लपक कर एक दरख्त पर चढ़ गया और दूरबीन लगाकर इस मुसीबत का पता लगाने की कोशिश की। मेरी आंखों ने जल्दी अपनी मंजिल पा ली, लेकिन ये हाथियों का बदमस्त गिरोह नहीं था, बल्कि ये गैंडों का एक जोड़ा था जो सर झुकाए इसी दरख्त की तरफ भागा चला आ रहा था जहां मैं अपने आप को पत्तों में छुपाए बैठा था। गैंडे की तस्वीर मैंने अब तक सिर्फ किताबों में ही देखी थी, लेकिन आज हकीकत मेरे सामने थी। मैंने दूरबीन आंखों से हटा ली और इस मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार करने लगा। जमीन की लरजाहट ने मुझे दरख्त पर भी महसूस हो रही थी। मैंने मजबूती से शाख को थाम लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि गैंडों का ये जोड़ा आखिर क्यों भाग रहा है। मैंने किताबों में पढ़ा था कि गैंडा बड़ा कीना परवर जानवर होता है जो सब्जी पर गुजारा करता है, लेकिन आम अल्फाज में यूं कह लीजिए कि इसके दिमाग की कोई रग ढीली होती है जिसकी बिना पर वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। और तो और बाज़ औक़ात शेर तक पर अपने सींग आजमाने की कोशिश करता है। इसके खौफनाक सींगों से शेर भी खौफजदा रहता है और हत्तुल इम्कान गैंडे का सामना करने से बचता है। मैंने एक बार फिर दूरबीन आंखों से लगाई और उस शय को तलाश करने लगा जो गैंडों के जोड़े को भगा रही थी। मुझे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई और वो चीज़ नजर आ गई। ये एक जसीम स्याह रंग का हाथी था। इतना बड़ा हाथी अब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो अपनी लंबी सूंड आसमान की तरफ उठाए दीवानावार गैंडों के पीछे भाग रहा था। उसकी सूंड के लहराने से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो सख्त तैश के आलम में है। गैंडे बड़ी घबराहट के आलम में अंधाधुंध भागे चले जा रहे थे। मेरे देखते देखते हाथी बिल्कुल उनके पास पहुंच गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और दो गोश्त के पहाड़ आपस में टकरा गए थे। हाथी ने गैंडे की पुश्त पर जोरदार टक्कर रसीद की थी। ये टक्कर इतनी शदीद थी, गैंडा अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और कलाबाजी खा गया। दूसरा गैंडा अपने हमराही को इस मुसीबत से बचाने के लिए नहीं रुका। वो मेरी नज़रों के सामने भागता हुआ दरख्तों के एक झुंड में गायब हो गया। मैंने दूरबीन को फोकस करके बदमस्त हाथी की तरफ देखा। गैंडा ज़मीन पर से उठने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने राह फरार इख्तियार नहीं की, बल्कि कोई चारा न देखकर वो हाथी के मुकाबले पर डट गया। उसके नतनों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी और वो गर्दन झुकाकर अपने अगले खुरों से ज़मीन खोद रहा था। बदमस्त हाथी की सूंड फिजा में बेचैनी से लहरा रही थी। उसने एक जोरदार चिंगाड़ मारी और तेजी से गैंडे की तरफ बढ़ा। उसे बढ़ता देखकर गैंडा फुर्ती से पीछे की तरफ हटा। उसकी वहशतनाक मुनकारों से पूरा जंगल गूंज रहा था। पीछे आने के बाद वो रेल के बेकाबू इंजन के मानिंद हाथी की तरफ तेजी से लपका। उसकी गर्दन जहरियाना अंदाज में झुकी हुई थी। माथे पर उगे हुए दो खतरनाक सींग देखकर मेरे बदन में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। मैं दम साधे उस खूनी मुकाबले को देखता रहा। गैंडा अपने जोर में आगे की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे ही
اس نے ہاتھی کے جسم میں اپنے خوفناک نکیلے سینگ پیوست کر دیے۔ ہاتھی کی خوفناک چنگاڑ سے میرے کان جھنجھنا اٹھے۔ گینڈے نے اسی پر اکتفا نہ کی، وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہاتھی سے جا ٹکرایا۔ اب اس کے سینگ ہاتھی کے پیٹ میں اتر چکے تھے۔ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ہاتھی بڑی تکلیف کے عالم میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلے سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ گینڈا اس کے جسم میں سے سینگ نکال کر جیسے ہی پیچھے کی طرف ہٹا، ہاتھی نے آگے بڑھ کر اسے ایک ٹکر رسید کی۔ گینڈا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ ہاتھی زخموں کی شدت سے غضبناک ہو کر بڑی بھیانک آوازیں نکالتا ہوا آگے بڑھا۔ گینڈا زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھی اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خوف و دہشت کی لہریں میرے پورے بدن میں دوڑ رہی تھیں اور میں پلکیں جھپکائے بغیر اس مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھی کے جسم سے خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ ارد گرد کی زمین پر اس کے خون سے گویا سیلاب سا آ گیا تھا۔ گینڈے کو رونے کے بعد وہ پھر واپس پلٹا اور گینڈے کے جسم پر اپنا بھاری بھرکم ستون نما پاؤں رکھ دیا۔ کچھ کربناک آوازیں گینڈے کے حلق سے نکلیں، لیکن ہاتھی اسے معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ وہ بار بار اس کو روندتا رہا، لیکن خود اس کی حالت بہتر نہ تھی۔ مسلسل خون بہنے کے سبب اس کی رفتار میں سستی پیدا ہو گئی۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ وہ زندہ رہ سکے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ گینڈے کے ختم ہوتے ہی ہاتھی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر گینڈے کے مردہ جسم پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے درخت سے فوری طور پر اترنا مناسب نہ سمجھا۔ 10-15 منٹ میں نے انتظار کی کیفیت میں گزارے اور جب مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ دونوں لڑاکے ختم ہو چکے ہیں تو میں درخت سے اتر کر ان دونوں کے مردہ جسموں کے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھی تو ختم ہو چکا تھا، لیکن گینڈے میں ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ وہ زندہ رہتا، لیکن ہاتھی کے گرنے سے اس کی رہی سہی قوت بھی جواب دے گئی تھی۔ مجھ سے گینڈے کی کربناک حالت نہ دیکھی گئی۔ میں نے رائفل اتار کر ہاتھ میں لے لی اور اس کی نال گینڈے کی پیشانی پر رکھ کر فائر کر دیا۔ افریقہ کے اسرار آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہے تھے۔ یہاں کا قانون صرف اور صرف طاقت تھا۔ جس کے پاس طاقت ہے وہی یہاں کامیاب ہے، لیکن طاقتور ہونا ہی کافی نہیں۔ 2 طاقتور جانوروں کا انجام میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو مزید بھٹکنے سے روکا اور اپنے سامان کا جائزہ لے کر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک جنون تھا جو مجھے کشاں لیے جا رہا تھا۔ میں سرفراز مہذب دنیا کا باسی ان تاریک جنگلات میں اپنی زندگی ہتھیلی پر اٹھائے دیوانوں کی مانند آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا، ٹوبو کا قبیلہ کتنا پیچھے رہ گیا، ان سب سوالوں نے سر ابھارا، لیکن میرے دماغ نے ان سوالوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کتنا فاصلہ طے کیا، یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن میرا سفر کسی منزل کے لیے نہیں تھا۔ میری منزل یہ نہ تھی کہ میں کسی مخصوص علاقے میں پہنچ جاؤں۔ میری منزل تو وائٹ تھا، صرف اور صرف وائٹ۔ وہ بھی اگر مجھے مل جائے تو گویا میں نے منزل پا لی، لیکن اس کے نہ ملنے کی صورت میں کامیابی کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے میں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن ڈھل چکا تھا اور سورج کی کرنیں رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ جانوروں کی بھانت بھانت کی آوازوں سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ جنگل کی زندگی میں شام ہی سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے والے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور اسی وقت رات کو اپنے شکار کی تلاش میں گھومنے والے خونخوار درندے دن بھر کے آرام کے بعد اپنے ٹھکانوں سے نکل کر جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے اپنا سفر صبح تک کے لیے ملتوی کرنے کا ارادہ کیا اور رات گزارنے کے لیے کسی مناسب اور محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں اپنی نظریں ادھر ادھر ڈالیں۔ ایک بات واضح تھی، وہ یہ کہ میں کسی بھی صورت میں زمین پر رات بسر نہیں کر سکتا تھا۔ رات گزارنے کے لیے سب سے محفوظ وہ بلند و بالا درخت تھے جو میرے اطراف میں استادہ تھے۔ میں نے ان میں سے ایک بلند اور گھنے درخت کا انتخاب کیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں اس پر چڑھنے ہی والا تھا کہ ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں چمکا۔ افریقہ کے پراسرار جنگلات کے یہ درخت میرے لیے کون سے محفوظ ہیں؟ وہ بھی تو ایک درخت ہی تھا جس پر سے مجھے اژدھے نے شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خیال بروقت مجھے آ گیا، ورنہ تو میں خود ہی خطرے کے منہ میں جا رہا تھا۔ میں نے درخت کی گھنی شاخوں میں کسی امکانی خطرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ اس کی شاخوں میں کسی کو دیکھنا ناممکن تھا۔ مجھے فوری طور پر ایک تدبیر سوچ گئی۔ میں نے رائفل اتار کر اس کا رخ درخت کی طرف کیا اور 2 فائر کر دیے۔ جنگل کی فضا میں ایک طوفان سا امڑ آیا۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے لاتعداد پرندے گھبرا کر فضا میں بلند ہوئے اور بے تحاشا شور مچانے لگے۔ فائروں کا اس کے علاوہ اور کوئی رد عمل نہ ہوا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً 10-15 منٹ انتظار کیا، اور جب کوئی خاص گڑبڑ سامنے نہ آئی تو میں درخت پر چڑھ گیا۔ کلاڑی کی مدد سے میں نے کچھ شاخیں کاٹ کر 2 ایسی شاخوں پر آڑی کر کے رکھ دی جن کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ کٹی ہوئی شاخیں رکھنے کے بعد میں نے پتے توڑ کر ان کے اوپر اچھی خاصی تعداد میں ڈال دیے۔ میرا بستر تیار تھا۔ اپنے سامان کا تھیلا میں نے سرانے رکھا اور لیٹ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ دوربین سے ماحول کا جائزہ لوں۔ چنانچہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوربین تھیلے سے نکالی اور آنکھوں سے لگا لی، لیکن مجھے جانوروں کے گروہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دکھائی دی۔
मुतमईन होकर मैंने दूरबीन रख दी और इत्मीनान से लेट गया, लेकिन सुकून मेरे नसीब में कहाँ था। मच्छरों का एक लश्कर जरार मुझ पर हमलावर हो गया था। खुदा की पनाह, इतने मोटे मच्छर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उनकी भिनभिनाहट बस ऐसे ही लग रहा था गोया पानी का तेज झरना किसी चट्टान पर गिर रहा था। लेकिन भला हो टोबो का, अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मच्छर मुझे किसी किस्म का गजन नहीं पहुंचा पाए थे। उसकी वाहिद वजह वही तेल था जिसकी मालिश टोबो ने चलने से पहले मेरे जिस्म पर की थी। मच्छरों का ये तूफान बहुत देर तक मेरे गिर्द मंडलाता रहा, लेकिन अपनी सर तोड़ कोशिश के बावजूद मेरा खून चूसना तो दरकिनार, मेरे जिस्म तक पर नहीं बैठ सके। आखिरकार ये लश्कर मायूस होकर दूसरी जगह कूच कर गया। मैंने उनके जाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके भिनभिनाट से जो शोर पैदा हुआ था उसके खत्म होते ही मुझे यूं महसूस हुआ गोया ज़मीन की गर्दिश रुक गई हो। मैं पत्तों के बिस्तर पर लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ख्यालात बदस्तूर दिमाग में चकरा रहे थे। रात का अंधेरा हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुका था। कुछ देर पहले का पुरशोर माहौल सन्नाटे में डूब गया था। अलबत्ता कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज़ इस सन्नाटे को कभी कभार मजरूह कर रही थी। मुझे लेटे हुए भी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी छठी इस बेदार हो गई। कोई जुई रूह मेरे आसपास मौजूद था। मैंने आंखें खोल दी और अंधेरे में घूर घूर कर उस नादीदा शय को देखना चाहा, लेकिन मेरी आंखों में बिल्ली किसी खसूसियात नहीं पाई जाती थी, इसलिए अपने मकसद में नाकाम ही रहा। अचानक किसी ने मेरा सराहने रखा हुआ थैला घसीट लिया। मैं जिन भूतों पर एतबार नहीं रखता, लेकिन उस खौफनाक माहौल में मुझे जिन भूतों की हकीकत पर एतबार करना ही पड़ा। खौफ के मारे मेरे जिस्म पर पसीना फूट पड़ा। मैं फौरन उठकर बैठ गया। अचानक कोई चीज़ मुझसे टकराई। बस ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथों से टिटोल कर मुझे देखना चाहा हो। दहशत से बुरा हाल था। न जाने मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ देर की मेहमान महसूस होने लगी। बुखलाहट में मुझे कुछ और ना सूझा। मैंने कमर से बंधा हुआ पिस्तौल निकाला और अंदाजे से फायर कर दिया। एक करीहा सी चीख सुनाई दी। फायर की आवाज़ से जंगल में हलचल सी बर्पा हो गई। परिंदों ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया, जैसे वो अपने आराम में खलल पड़ने पर एहतजाज कर रहे हों। अचानक मुझे ख्याल आया, एक टॉर्च भी तो मेरे थैले में थी, लेकिन थैला न जाने कहाँ था। मैंने अंधेरे में इधर उधर हाथ चलाए तो थैला मिल गया। मैंने टॉर्च रोशन की और बटन दबाकर उसे रोशन कर दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी में उस पुरस्रार हस्ती को तलाश किया। वो मुर्दा हालत में दरख्त के नीचे पड़ी थी। उसे देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से लाहौल का नारा निकला। कमबख्त वो एक बंदर था जो शायद मेरे सामान में खाने की कोई चीज़ तलाश कर रहा था कि मारा गया। मुझे कुछ देर पहले की अपनी बुखलाहट पर हंसी आ गई। मैं कुछ देर तक अपनी घबराहट का ख्याल करके दिल ही दिल में लुत्फ अंदोज होता रहा, और फिर मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। पता नहीं मुझे सोए हुए कितनी देर गुजरी थी कि शेर की खौफनाक धार से मेरी आंख खुल गई। शेर नज़दीक ही मौजूद था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने अपनी शिकारी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही शेरों का शिकार किया था, लेकिन ऐसा खौफ कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ की बात कुछ और थी। अपने इलाके का जंगल मेरा देखा भाला था। उसका कोई गोशा ऐसा न था जहाँ मेरे कदम न पहुँचे हो, लेकिन आज मैं जिस जगह था वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। मुझे ये तक पता न था कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं। शेर दोबारा दहाड़ा। उसकी धाड़ में न जाने क्या असर था। एक लहजे के लिए मेरे सोचने समझने की कुव्वतें जवाब दे गईं। मेरा जहन वक्ती तौर पर मअतल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दगरगूं हालत को संभाला और दिल मजबूत करके बैठ गया और अपनी नज़रें अंधेरे में जमा दी। जल्दी मुझे शेर की पोजीशन मालूम हो गई। मेरे सामने कुछ फासले पर 2 दहकते हुए अंगारे रोशन थे, जो ज़ाहिर है शेर की आंखों के अलावा और कुछ न थे। मैंने राइफल उठाकर निशाना लिया और संभल कर अपनी नज़रें उन अंगारों की तरफ जमा दी। दरख्त पर होने की वजह से मुझे वैसे तो कोई खतरा न था, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। कुछ शेरों में इतनी कुव्वत होती है कि वो आसानी ऊंची छलांगें लगा सकते हैं। मैंने कई तजर्बाकार शिकारियों से सुना है कि अक्सर शेर एक ही जस्त में दरख्त पर बैठे हुए शिकार को खींच लेते हैं। बस औकात ये भी होता है कि शेर मचान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन शिकारी ज़हनी तौर पर इतने खौफजदा हो जाते हैं कि वो खुद ही पके फल के मानंद ज़मीन पर आ गिरते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं इत्मीनान से बैठा रहूं, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए अमली तौर पर नामुमकिन था। शेर दबे कदमों से चलता हुआ दरख्त के ऐन नीचे आ खड़ा हुआ था। शायद उसने शिकार की बू पा ली थी। वैसे तो मुझे कोई खतरा न था, लेकिन मैं किसी किस्म की गफलत नहीं बरतना चाहता था। मैंने निशाना लेकर ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाना ही चाहता था कि फायर की आवाज़ से जंगल का सुकून धर्म भरम हो गया। शेर बड़े खौफनाक अंदाज में धड़ा था। मैंने हैरत से अपनी राइफल की तरफ देखा, लेकिन यह फायर मेरी राइफल से नहीं हुआ था। मेरे कुछ सोचने से पहले दूसरा फायर हुआ। शेर बदसूर धाड़ रहा था, लेकिन दूसरे फायर के साथ ही उसकी आवाज़ रफ्ता रफ्ता खत्म होती गई। हैरत के मारे मेरा बुरा हाल था। आखिर इस जंगल में मेरे अलावा और कौन शख्स मौजूद था? अब तक मैं यही सोच रहा था कि इस तारीख जंगल में सफ़र करने वाला मैं वाहिद शख्स हूँ, लेकिन अब मेरी ये खुशफहमी रफा हो चुकी थी। इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई शख्स मौजूद था, लेकिन वो कौन है उसके बारे में बिल्कुल लाइल्म था। जो मैं सोचता गया, दिमाग भूल भुलैयों में उलझता गया। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी,
शायद वाइट भी मेरे ही आसपास मौजूद है, उसके अलावा किसी दूसरे शख्स का इस जंगल में क्या काम। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वाइट मेरे ही आसपास मौजूद है और मैं उसे तलाश करने से कासिर हूँ। ये इसरार मेरे लिए एक चैलेंज था। रात का न जाने कौन सा पैर था, मेरा दिल यही चाह रहा था कि दरख्त से उतरूं और हर उस जगह पर फायरिंग शुरू कर दूं जहां जहां वाइट के छुपने का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और रात गुजरने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। इंतजार की इस कैफियत में घंटे मुझे सदियों की मानंद महसूस हुए, लेकिन मैं बदस्तूर अपने अज़म पर कायम रहा। बिल आखिर सुबह के आसार नमूदार हुए। मेरे बदन में नई चुस्ती और फुर्ती आ गई और मैं बदबख्त वाइट को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो गया। सुबह का मंजर इंतहाई दिलकश था, लेकिन मैं इस मंजर से लुत्फ अंदोज होने की पोजीशन में नहीं था। मैंने फौरी तौर पर दरख्त से उतरना मुनासिब नहीं समझा। मुझे अंदेशा था कि अगर मैं दरख्त से उतरा तो वाइट की नज़रों में आ जाऊंगा, जबकि मेरा ख्याल इस मफरूज़े पर मबनी था कि वाइट ने अब तक मुझे नहीं देखा है। अगर देखा होता तो मैं सलामत न रहता। चुनाचे मैं इत्मीनान से दरख्त पर बैठा रहा, लेकिन मेरी नज़रों को करार ना था। दूरबीन मेरी आंखों से लगी हुई थी और मैं एक एक झाड़ी को अपनी नज़रों से खंगाल रहा था। मैं बहुत देर तक वाइट को तलाश करता रहा, लेकिन मेरी नज़रें उसे पाने में नाकाम रहीं। दरख्त से उतरना मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। वाइट पता नहीं कहाँ से राइफल हासिल करने में कामयाब हो गया था। मुझे खदशा यही था कि अगर मैं दरख्त पर से उतरा तो वाइट जो यहीं कहीं छुपा बैठा है बिला ताखीर अपनी गोली का निशाना बना देगा। सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन थी। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से उस मुसीबत से ओहदा बरा होने की तदबीरें सोच रहा था। सोच विचार के बाद मैंने एक चाल चलने का फैसला किया। दरख्त पर बैठे बैठे मैंने दोनों हाथों का हल्का बनाया और अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखा, वाइट, मैंने तुम्हें देख लिया है। अपनी राइफल फेंक दो और फौरन बाहर निकल आओ। तुम्हें सोचने और फैसला करने के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं। 2 मिनट गुजरने के बाद मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। मेरी आवाज़ हवा के दोष पर फैलती गई। मुझे मुकम्मल यकीन था कि वाइट बुखलाकर अपनी कमीगाह से निकल आएगा। मैंने राइफल उठाकर अपनी गोद में रख ली और दूरबीन की मदद से अपनी आवाज़ का रद्द-ए-अमल देखने लगा, लेकिन वाइट बेहद चालाक था। 2 मिनट दरकिनार 4 मिनट गुजर गए और मुझे अपनी तदबीर फेल होती हुई नजर आने लगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने राइफल उठाई और हर उस झाड़ी की तरफ एक एक फायर झोंक दिया जहां मुझे वाइट की मौजूदगी का शुबा था। झाड़ियों में हलचल रुनमा ना हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे 5 फायर राय कहाँ गए। क्यों अपने कारतूस ज़ाया कर रहे हो चीफ? मुझे अपने अकब में से टोबो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने पलट कर पीछे देखा। टोबो मेरे ही दरख्त की एक शाख पर बैठा दांत निकाले मुझे देख रहा था। एक सानी के लिए मुझे अपनी आंखों पर एतबार न आया। टोबो की मौजूदगी मुझे ख्वाब महसूस हो रही थी, जैसे दिन में देखा जा रहा था। क्यों चीफ? टोबो ने मुझे मुस्कुराते मुखातिब किया। क्या मेरी यहाँ मौजूदगी तुम्हारे लिए बड़ी हैरत का बायस बनी है? बेपना, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे गुमान तक नहीं था कि तुम यहाँ होगे। भला टोबो तुम्हें इस मनहूस सफ़ेद फार्म की तलाश में अकेला यहाँ तक इतनी आसानी के साथ आने देता? मैं अपनी हैरत पर काबू पा चुका था। बात साफ जाहिर थी कि टोबो मेरा ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। उसके जज्बे का एहसास करके मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। तो टोबो गया, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। टोबो ने दांत निकाले और बोला, यस चीफ। कमाल है, मैं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कर पाया। टोबो की मौजूदगी का पता चलाना इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर 100% यकीन है और मैं इसे झुठला नहीं सकता। मेरा ख्याल है हम आज का दिन इसी दरख्त पर गुजार देंगे। टोबो ने मुझे उकसाया। तुम्हारे साथ की खुशी में ये तो कुछ कम नहीं, अगर कहो तो, मैंने जवाब दिया। उतरे, यहाँ बैठकर क्या करना है? टोबो ने कहा और दम से ज़मीन पर कूद गया। मैं कूदने में उसकी तकलीद नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं बड़े आराम के साथ दरख्त से उतरा और टोबो के बराबर में खड़ा हो गया। टोबो पुरतजस्सुस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। टोबो, क्या बात है? कुछ नहीं चीफ। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करो टोबो। तुम आखिर क्यों इस तरह देख रहे हो? देख रहा हूं कि अब हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए। तो क्या अब तक गलत रास्ते पर चल रहा था? नहीं चीफ, तुम आए तो ठीक हो, लेकिन अब हमारा इस रास्ते पर सफ़र जारी रखना फ़िलहाल मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे यहाँ ऐसे आसार नहीं दिखाई देते कि जिनसे ज़ाहिर हो कि वाइट यहाँ से गुजरा है। तो क्या वो किसी दूसरे रास्ते पर से गुजरा है? यकीनन, टोबो ने मजबूत लहजे में कहा। तो फिर तुम ही मशवरा दो कि हमें अपना सफ़र किस सिमत से शुरू करना चाहिए। टोबो ने कहा, चीफ, पहले मैं इधर उधर घूम कर ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि वाइट ने फरार होने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन टोबो, तुम ये किस तरह मालूम करोगे? कहने लगा, तुम देखते रहो मास्टर। टोबो ने अभी जंगलों की फ़िज़ाओं को फरामोश नहीं किया है। मेरी आंखें यकीनन उस रास्ते की निशानदेही कर सकती हैं जिस पर किसी के कदम गुजरे हों। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ हमसे पहले किसी इंसान का गुजर नहीं हुआ। मेरा दिल और तजर्बा ये चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा है। तब तो गोया मैंने इधर आकर वक्त ही ज़ाया किया। मैं पुरख्याल अंदाज में बोला, कोई बात नहीं मास्टर, अफ्रीका का हर खिता अपने अंदर एक नई कहानी रखता है। यहाँ का जो इलाका भी देख लिया जाए वो एक यादगार हैसियत रखता है। मैंने गहरी सांस ली। आओ यहाँ से चलें, टोबो ने कहा। लेकिन किस तरफ? अफ्रीका तुम्हारे लिए चंबी है, टोबो के लिए नहीं। बस चले आओ। अब तो टोबो तुम्हारे साथ है और तुम इस सराय आज़म में अकेले नहीं हो।
और मैं टोबो के साथ चल पड़ा। वाकई बड़ा फ़र्क था। टोबो पर मुझे मुकम्मल एतमाद था, और कोई काबिल एतमाद शख्स मददगार हो तो इंसान खुद को किस कदर हल्का महसूस करता है, कैसी मजबूती का सा एहसास होता है उसे। अब से पहले मैं इस माहौल से खौफजदा नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरे दिल में तन्हाई का एहसास ज़रूर था। मोहतात रहने का ख्याल भी जहन पर मुसल्लत था। गोया ये कैफियत थी कि सिर्फ खुद पर भरोसा करो। अगर मोहतात रहे तो ज़िंदगी पाओगे, वरना मुश्किलात में फंस जाओगे। लेकिन अब जैसे मेरा सारा बोझ टोबो ने संभाल लिया हो। मैं उसकी मोहब्बत का भी दिल में एतराफ़ कर रहा था। उसने मेरे लिए अपने साथियों तक को छोड़ दिया था। चुनाचे मैंने चौंक कर उसे देखा। टोबो, मैंने उसे आवाज़ दी। मास्टर, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ गए? कबीले में है मास्टर। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ आने की कोशिश नहीं की? मैंने उन्हें बताया ही नहीं मास्टर। टोबो ने शरारत अमेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में बच्चों की सी शौक़ी थी। क्यों नहीं बताया? मास्टर, मोहब्बत करो तो फिर दरमियान में कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। एहतियात, एहसास, मशवरे, मोहब्बत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ मास्टर, बस मैं तुम्हारे पीछे चला आया। लेकिन समझने की कोशिश करो मास्टर। वो हिचकिचा भी सकते थे, सोच भी सकते थे, मुझे कोई मशवरा देने की कोशिश भी कर सकते, और मेरे पास उनकी सुनने के लिए वक्त नहीं था। ओह, मैं एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। टोबो की मोहब्बत ने मेरे सोए हुए जज्बात जगा दिए थे। कुछ अपने थे और कुछ बेगाने, और जो बेगाने थे वो आंखें बंद करके मोहब्बत करते थे, और जो अपने थे उन्होंने आंखें ही बंद कर ली थी। कैसी अनोखी बात है। मास्टर, अचानक टोबो की आवाज़ सुनाई दी। मैं ख्यालात से चौंक पड़ा। क्या सोचने लगे मास्टर? कुछ नहीं टोबो, मैंने किसी कदर उदासी से कहा। मास्टर, टोबो की आवाज़ में भी एक अजीब सी कैफियत थी। मैं चौंक पड़ा। अरे क्या बात है टोबो? मैंने हैरत से पूछा। शायद तुम नाराज़ हो गए मास्टर। किस बात पर टोबो? शायद तुम तन्हा रहना चाहते थे। मैंने तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें परेशान किया है। ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगाया टोबो? मैंने खुश्क अंदाज में पूछा। तुम कुछ संजीदा हो गए हो मास्टर, और तुम कुछ अहमक हो गए हो। तेरे आ जाने से तो मेरी हिम्मत बढ़ गई है टोबो। तेरी मोहब्बत ने दिल के जख्म हरे कर दिए, और बस। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। टोबो तुम्हारा गुलाम है मास्टर। नहीं टोबो, दोस्त भाई, हमने अपने खून मिलाए हैं। वो तुम्हारी बड़ाई है मास्टर, टोबो ने मुतासर अंदाज में कहा। अच्छा, फजूल बातों को जहन से निकाल दो। वाइट को तलाश करने के लिए कोई मौसर कदम उठाओ, मैंने कहा, और टोबो हंसने लगा। मैं अपनी कोशिश से गाफिल नहीं हूँ मास्टर, मगर आप इस अहमक के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? वो अहमक नहीं है टोबो, मैं जानता हूँ, लेकिन वो हमें क्या नुकसान पहुँचा सकता है? टोबो ने कहा। और मेरे जहन में इस बात का कोई जवाब नहीं था। बस मुझे एक एहसास था, उस खतरनाक शख्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए। टोबो और मैं सफ़र करते रहे, और फिर शाम झुक रही थी जब टोबो चौंक कर रुक गया। उसकी नाक कुछ सूंघ रही थी। फिर उसने चारों तरफ चूहे की तरह नाक चलाते हुए गर्दन घुमाई, और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ बढ़ने लगा। मैंने खामोशी से उसका साथ दिया था। टोबो ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी तेज़ निगाहें शाम के अंधेरों में कुछ तलाश कर रही थी, और फिर वो एक जगह रुक गया जहाँ जली हुई एक राख का ढेर पड़ा था। उससे थोड़े फासले पर गोश्त की बची हुई हड्डियां भी मौजूद थी, जो किसी छोटे जानवर की हड्डियां थीं। टोबो ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। क्या ख्याल है मास्टर? मुमकिन है, मैंने कहा। मुमकिन नहीं, यकीनन वाइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कैसे कह सकते हो? कमाल है मास्टर, जंगल के लोग गोश्त इतने एहतमाम से नहीं खाते। ये खरगोश की हड्डियाँ हैं। साफ जाहिर है कि वाइट यहाँ रुका है, और ये ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ मास्टर, टोबो ने कहा, और फिर वो राख कुरेदने लगा। चंद साथ के बाद राख से एक नन्ही सी चिंगारी झांकी और सर्द हो गई। क्या ख्याल है मास्टर? तुम्हारा ख्याल ही दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन तुम यहाँ तक किस तरह पहुँचे? नाक का इस्तेमाल? क्या मतलब? गोश्त भुनने की खुशबू काफ़ी देर तक फिजा में चकराती रहती है। ओह, गोया ये तुम्हारी तेज़ नाक का कमाल है। लेकिन अब क्या ख्याल है, इसे तलाश किया जाए? शाम झुक आई है मास्टर, और हम नहीं कह सकते कि वाइट को हमारे ताकुब का इल्म है कि नहीं। अगर उसे इल्म हो गया तो वो वहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाने की कोशिश करेगा, और रात की तारीकी में हमसे उसे आसानी से ना तलाश कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि यहीं कहीं क़याम किया जाए। दिन की रोशनी में हम बेहतर तौर से काम कर सकेंगे। ओके टोबो, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हम आग भी रोशन नहीं करेंगे चीफ, कि वो होशियार ना हो जाए। ठीक है। तब टोबो ने एक मुनासिब जगह तलाश कर ली। कौन से इंतजाम थे हमारे पास? बेसरो सामानी की कैफियत थी। चुनाचे क़याम के लिए एहतमाम क्या होता? अलबत्ता टोबो मुझसे ज़्यादा होशियार था। उसने खाने पीने का कुछ सामान साथ ले लिया था, जो उस वक्त काम आ गया, वरना भूखा रहना पड़ता, क्योंकि वाइट को धोखा देने की वजह से उस वक्त शिकार तो किया नहीं जा सकता था। खाने के बाद हम आराम करने लेट गए। टोबो ने रात के लिए किसी भी खतरे से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। काफ़ी देर तक हम खामोश बैठे रहे। मैं तो अपने ख्यालात में गुम था, लेकिन टोबो न जाने क्या सोच रहा था। जब मुझे उसकी तवील खामोशी का एहसास हुआ तो मैं चौंक पड़ा। टोबो, मैंने उसे आवाज़ दी और वो चौंक पड़ा। चीफ, वो कोहनियों पर उठकर बोला। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चीफ, फिर भी बस यूं ही एक ख्याल जहन में उलझ रहा था। मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं मास्टर, मैं सोच रहा था कि आप वाइट के पीछे क्यों पड़ गए हैं। वो हमारा बिगाड़ ही क्या सकता है? बस टोबो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता।
मैं नहीं चाहता कि वो किसी सीधे साधे शख्स के लिए खतरा बन जाए। यही सोच रहा था बॉस, और कुछ नहीं। तुम्हारे साथी तुम्हें तलाश नहीं करेंगे? शायद करें बॉस, लेकिन कौन किसी का साथी है? बिलाखिर वो अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे। टोबो ने एक गहरी सांस ली, और न जाने क्यों टोबो के इस जवाब से मेरे दिल में एक हुक सी उठी और जहन में सन्नाटा फैल गया। हाँ टोबो, मेरे दिल से बेख्तियार एक आह निकल गई। क्या हुआ मास्टर? कुछ नहीं। फिर भी तुम्हारे जवाब पर गौर कर रहा था। वाकई इंसान के पास भूलने का फन मौजूद है। अगर वो भूलने का आदी ना हो तो कितनी यादें उसके दिल का नासूर बन जाएं। भूल जाना ही अच्छा होता है मास्टर। तूने कभी मोहब्बत की है टोबो? किसी लड़की से नहीं बॉस, बाकी सब ठीक है। टोबो ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सोचने का अंदाज बदल गया और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों, लड़की से क्यों नहीं? वो मोहब्बत के जवाब में क्या देती है मास्टर? सिर्फ चंद अदद बच्चे और उम्र भर की मुसीबत। इससे बेहतर है कि इंसान आज़ाद रहे और अपने ही हमजिन से प्यार करे। बड़ा अजीब फलसफा है टोबो। जितना भी है मास्टर, मगर इस पर कायम रहूंगा। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। बॉस, टोबो चंद साथ के बाद बोला, क्या यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? तुमने मेरी फितरत से क्या अंदाजा लगाया है टोबो? बात सिर्फ यही नहीं है बॉस कि तुम अच्छे निशानाबाज हो, अच्छी गुफ्तगू करते हो, दोस्तों से अच्छी तरह पेश आते हो, बल्कि टोबो तुम्हारा गुलाम तुम्हारे कुछ और औसाफ से भी वाकिफ है। मसलन तुम बेहद शरीफ इंसान हो, तुम औरत को भी धोखा नहीं देते। हाँ टोबो, धोखा देना अच्छी बात नहीं है, मैंने जवाब दिया और टोबो खामोश हो गया। मैं भी ख्यालों में गुम हो गया था। मैंने किसी लड़की को धोखा नहीं दिया था। हाँ, बात जुलेखा से शुरू हुई थी। मैंने जुलेखा से कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी कि वो मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार हो जाती। जुलेखा के बाद कहकशां, और कहकशां के तस्वुर से मेरे दिल में एक दर्द जाग उठा। इलाही, मैंने तो उसके बारे में उस मुकद्दस जज्बे का इजहार किया था। मैंने बड़े प्यार से बहन कहा था, फिर उसका तस्वुर धड़कनों में तब्दील क्यों हो जाता है? वो कौन सी दुआ थी जिसने दिल की दुनिया ही बदल दी? और अब जबकि मैं उससे इतना दूर हो गया हूँ, अब वो मेरे तस्वुर में क्यों आबाद है? मैं वो उठे हुए हाथ क्यों नहीं भूल पाता? लेकिन रहा धोखे का सवाल, तो मैंने कहकशां को भी धोखा नहीं दिया, और नूरजहां जैसी कोमल लड़की को भी मैंने गलतफहमी का शिकार नहीं बनाया। हालांकि मैं कोई बद इंसान होता तो नूरजहां गलत रास्ते पर आसानी से लग सकती थी। बहरहाल मेरे ज़मीर पर कोई ऐसा दाग नहीं था जो मुझे बेचैन करता। यहाँ तक कि कौसर की वजह से मैंने सारी आसाइशें छोड़ दी। नवाब फिरोजुद्दीन जैसे मुखलिस इंसान को मैंने नाराज़ कर लिया, क्योंकि मैं उसे भी मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैं नवाब साहब की ख्वाहिश से भी वाकिफ़ था। कौसर से मेरे सारे मामलात हमवार हो सकते थे, लेकिन मैं क्या करता? मेरी तो मंजिल ही दूसरी थी। ये सारी लड़कियां मेरे लिए काबिल एहतराम थी। इनमें से किसी को भी ज़िंदगी का साथी बनाया जा सकता था, लेकिन जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही ना हो, वो किसी दूसरे की ज़िंदगी को खुद से किस तरह मुंसलिक कर सकता है? मैं तो इब्तदा ही से खुद को सबसे अलग थलग समझता था। शायद इसकी वजह वालिदैन और दूसरे लोगों की बेतवज्जही थी। ख्यालात की रील चलती रही। फिर मुझे टोबो याद आया और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। टोबो साकित था। शायद वो सो चुका था, या फिर यूं ही खामोश होकर कुछ सोच रहा था। टोबो, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब न मिला। तब एक गहरी सांस लेकर मैंने भी करवट बदल ली और ख्यालात से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब नींद की देवी मेहरबान हो गई और हम दोनों जंगली दरिंदों और ज़मीन पर रेंगने वाले, दरख्तों पर बसने वाले हशरातुल अर्ज़ को भूलकर नींद की आगोश में हिचकोले लेने लगे। फिर सूरज की किरणों ने आंखों में गुदगुदी की और हम जाग गए। टोबो एक गहरी सांस लेकर उठ गया। उसने चारों तरफ का माहौल देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड मास्टर। हमने तो इस जगह को अपनी कोठी का बेडरूम समझ लिया था। वाकई बड़ी गहरी नींद आई। रात को एक बार भी आंख ना खुली। अपनी भी यही कैफियत थी मास्टर, टोबो ने कहा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा खौफनाक था। क्या मास्टर? जंगल दरिंदों से भरा हुआ है और न जाने रात को कौन कौन से कीड़े मकोड़े हमसे मुलाकात को आए होंगे और मायूस वापस चले गए होंगे। हैरत यह है कि किसी ने हम पर मश्क क्यों नहीं की। दरिंदे इंसानों से बेहतर होते हैं मास्टर। उन्होंने हमें सोते देखा और हमारी नींद का एहतराम किया। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, कोई भी दरिंदा ख्वाह कितना ही बदफितरत क्यों ना हो, साकित जिस्मों पर हमलावर नहीं होता। शायद। मैंने तवील सांस ली। अब क्या प्रोग्राम है मास्टर? नाश्ता, मैंने जवाब दिया। ओह हाँ, टोबो उठ खड़ा हुआ। क्या पसंद करोगे मास्टर? भाई जो कुछ भी हो, जाहिर है शिकार तो नहीं कर सकते। क्यों मास्टर? टोबो ने हैरत से कहा। फायर की आवाज़ से वाइट होशियार हो जाएगा। टोबो ने कहा, तुम्हारा गुलाम उसे होशियार ना होने देगा। और फिर उसने अपने कोट के अंदरूनी हिस्सों को खोलकर मेरे सामने कर दिया। उसमें लास्टर के हुक्म में एक मखसूस अंदाज की लंबी लंबी छुरियां लगी हुई थी। ये क्या है? टोबो का खुफिया हथियार, टोबो ने जवाब दिया और फिर छलांग लगाकर एक तरफ दौड़ गया। मैं उसे देखता रह गया। उस हथियार से शिकार मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने थोड़ी ही फासले पर टोबो को रुकते पाया। शायद कुदरत की तरफ से ही नाश्ते का बंदोबस्त हुआ था। वो हिरन का एक बच्चा था जो न जाने किस तरफ से निकल आया था, और टोबो की निगाह भी उस पर पड़ गई। दूसरे इलम में उसके हाथ में छुरी नजर आई, लेकिन हिरन ने उसकी आहट महसूस कर ली। चुनाचे दूसरे इलम में उसने जस्त लगाई और उसी वक्त टोबो के हाथ से छुरी एक तेज सनसनाहट के साथ निकली। हिरन के बच्चे ने कलाबाजी खाई और मैं हैरान रह गया।
टोबो ने उसके अगले पांव को निशाना बनाया था और फिर आन के आन में टोबो उसके सर पर पहुंच गया। उसने हिरन की गर्दन काट दी और फिर उसे लटकाए हुए वापस चल पड़ा। चंद इस साथ के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। उसने खुश होकर कहा, नाश्ता जैसे हमारा इंतजार कर रहा था मास्टर। मैंने कहा, मगर तुम्हारा ये हथियार खूब है टोबो। कहने लगा, टोबो ऐसे चुटकुलों का माहिर है, जिमर का इस्तेमाल पूरे कबीले में मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ओह अच्छा, मैंने हैरत से कहा। हाँ मास्टर, मुझे भी सिखा दो टोबो। ज़रूर मास्टर, तुमसे बढ़कर कोई चीज़ है मेरे लिए। टोबो हिरन की खाल उधेड़ते हुए बोला। मोहब्बत है तुम्हारी टोबो। टोबो ने हिरन साफ करके खुश्क लकड़ियाँ जमा की और फिर वो हिरन भूनने लगा। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर हमने सफ़र की तैयारियां की और चल पड़े। टोबो किसी शिकारी कुत्ते की तरह वाइट की बू सूंघ रहा था और मैंने अफ्रीका के उस अनोखे इंसान की बेपनाह सलाहियतों का दिल ही दिल में इतराफ़ किया। बिलाशुबा ऐसे निशानात मिल रहे थे जिनसे अंदाज़ा होता था कि वाइट हमारे आगे सफ़र कर रहा है। रात हुई, फिर दिन निकल आया। वाइट हमें नज़र नहीं आया था, लेकिन जगह जगह ऐसे निशानात ज़रूर मिल रहे थे कि उनसे उसकी मौजूदगी का पता चलता था। टोबो की सलाहियतों से हम उसे गुम नहीं कर पाए थे। उसी शाम टोबो ने शिकार करते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है मास्टर, क्या उस शख्स को हमारे ताकुब का इल्म है? मैंने कहा, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका टोबो। मेरा ख्याल है नहीं है। किस बुनियाद पर कह रहे हो टोबो? सीधी सी बात है मास्टर, अगर वो इल्म रखता तो ऐसे निशानात ना छोड़ता जिनकी मदद से हम उसके पीछे चलते रहते। टोबो ने कहा, बात वाकई सीधी सी थी। वाकई तुम्हारा ख्याल ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा होते तो हम ये भी सोच सकते थे बॉस कि वो हमें भटकाने और गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तन्हा वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात वाकई समझ में नहीं आती मास्टर। क्या? वो किन लाइनों पर चल रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या उसके पास कोई नक्शा है? अगर नक्शा नहीं है तो वो इस रास्ते पर किस उम्मीद के तहत बढ़ रहा है? तुम्हारे ख्याल में ये रास्ता किस तरफ जाता है टोबो? नितिका की तरफ। टोबो के जवाब ने मेरे जहन में सनसनी पैदा कर दी। मैंने हैरत से टोबो की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है टोबो? हाँ मास्टर, लेकिन कैसे टोबो? अफ्रीका की भूल भुलैया मास्टर, और जो अफ्रीकी नहीं है वो बाज़ औक़ात इन भूल भुलैयों में ऐसे फंसते हैं कि फिर बाहर निकलने की एक ही सूरत रह जाती है। वो क्या? सिर्फ ये कि वो अपना बदन वहीं छोड़ जाएं और रूह को लेकर अफ्रीका से निकल जाएं। बदन को तो वहीं गलना सड़ना होता है, जिंदा वापसी किसी तरह मुमकिन नहीं। ओह, टोबो के इस मजाक पर मैंने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि तुम इस रास्ते से भी वाकिफ हो? हाँ बॉस, हम तो इन इलाकों के कीड़े हैं। तो क्या ये रास्ता भी आसानी से नितिका पहुंचा देगा? आसानी से? टोबो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। नितिका वाले अपने कैदियों को जो फरार होने की कोशिश करते हैं उस रास्ते से बखुशी फरार की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि उधर से फरार होने वालों के लिए ज़िंदगी की राह नहीं है। ओहो, आखिर क्यों? बस मास्टर, रास्ता तो मैंने भी नहीं देखा। सुना है उस तरफ खौफनाक दलदलें और आदमखोर दरख्तों की बहुतात है। तब फिर वाइट भी मौत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ चीफ, और हम उसका ताकुब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चीफ, हमें थोड़ी दूर तक और उसका ताकुब करना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें आगे जाने की राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम आगे जाओगे तो बहरहाल मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और किसी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने गर्दन उठाई और टोबो की तरफ देखने लगा। टोबो भी मेरी तरफ ही मुतवज्जो था। मेरा ख्याल है टोबो, हमें वाइट को पकड़ने के लिए खसूसी इंतजामात करने चाहिए। कहने लगा, अगर कोई तरकीब तुम्हारी समझ में आई है मास्टर तो बताओ। मुमकिन है वाइट को हमारे ताकुब का इल्म ही हो। फ़र्ज़ कर रहे हो? मैंने कहा, चूंकि वो मसला नहीं है इसलिए हमारे करीब आने से डरता है। वैसे उसे मालूम है कि हम दिन में उसका ताकुब करते हैं और रात में क़याम करते हैं। ठीक है चीफ, फिर रात में वो भी क़याम करता होगा। हाँ यकीनन, आसमान साफ़ है। बिल्कुल, चांद भी ज़रूर निकलेगा। निकलेगा बॉस, फिर हम चांदनी से फ़ायदा क्यों ना उठाएं? मैं नहीं समझा मास्टर। रात में उसे तलाश करें? ओह, टोबो के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात उभर आए। तुम्हें इतराज़ है? मैंने पूछा, लेकिन टोबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गौर से मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें इतराज़ है टोबो तो साफ साफ बताओ। बहरहाल तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी कोई भी राय गलत नहीं होगी। मैंने साफ लहजे में टोबो से कहा, लेकिन टोबो मेरी शक्ल देखता रहा। बिल आखिर मैंने झिल्लाकर कहा, अहमक आदमी, क्या बात है? कहने लगा, मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ बॉस। आखिर क्या? यही कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई पोशीदा कशिश ज़रूर थी जो हमारे दिल तुम्हारी तरफ खींचे। टोबो ने प्यार भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इस वक्त इस बकवास का क्या मतलब है? तुम धुन के पक्के हो। शिकार को उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक उसका खून ना पी लो। तुम गैर मामूली इंसान हो बॉस, और किसी गैर मामूली इंसान पर बखुशी जान दी जा सकती है। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो। जवाब क्या चीफ? इब्तिदा करो। यानी तुम तैयार हो? तैयार ना होने का क्या सवाल है बॉस, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। वेरी गुड, तब आज ही, उस वक्त जब चांद निकल आएगा। ओके बॉस। टोबो ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और मैंने टोबो से गर्मजोशी से मुसाफा किया। फिर जब काफ़ी देर के बाद चांद ने सर उभारा तो हम उठ खड़े हुए। टोबो के चेहरे पर अनोखी चमक आ रही थी। चांदनी ने सहराए आज़म का जो रूप पेश किया था
मौजूद दुनिया का कोई कमज़ोर दिल इंसान इस वक्त उसे देख लेता तो उसे चांदनी से हमेशा के लिए वहशत हो जाती। चारों तरफ भयानक फैले हुए दरख्त थे। रात के शिकारी निकल पड़े थे और अपना शिकार हासिल कर रहे थे। ये मुख्तलिफ किस्म के हशरातुल अर्ज़ थे, जिनमें सांप भी शामिल थे। आम हालात में अगर हम सांप देख लेते हैं तो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठते जब तक उससे किसी भी तरह निजात ना हासिल कर लें, लेकिन उस वक्त सांप मेरे लिए बेहकीकत था। मुख्तलिफ किस्म के सांप हमारे सामने से गुजर जाते और हम उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हाँ, बाज़ सांपों के सामने टोबो का तजुर्बा काम आता। चुनाचे उस वक्त हम एक खुद रोह किते के नज़दीक से गुजर रहे थे कि अचानक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई गरारी चल रही हो। टोबो ठिठक गया। क्यों? मैंने भी रुक कर पूछा। खामोश रहो बॉस, बिल्कुल चुप रहो, टोबो ने कहा और झुककर एक पत्थर उठा लिया। हिलना मत बॉस, अपनी जगह साकित रहो, टोबो फिर बोला और मैं साकित हो गया। टोबो झाड़ियों की तरफ देख रहा था। फिर उसने पत्थर को एक मखसूस अंदाज में पकड़ा और उसे ज़मीन पर इस तरह उछाला कि वो रगड़ खाता हुआ दूर तक जाए, और मैंने झाड़ियों से एक बिजली सी चमकती देखी। पहले तो समझ में ही नहीं आ सका कि झाड़ियों से क्या चीज़ निकली है, लेकिन चांदनी खासी थी, बल्कि ये कहा जाए तो भेजा ना होगा कि यहाँ चांद कुछ ज़्यादा ही निखरा हुआ था। चांदनी में सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत सांप नजर आया, जिसकी पुश्त पर एक स्याह धारी थी। सांप पत्थर की तरफ लपका था और जो ही पत्थर रुका, सांप ने उस पर फन मारा। एक रोशनी सी चमकी और मातूम हो गई। अगर मेरी आंखों ने धोखा ना खाया था तो पत्थर लोहे की तरह सुर्ख हुआ था और फिर ठंडा हो गया था। मैं दम बखुद रह गया। इतनी देर में टोबो हिले बगैर अपने कोट की जेब से अपनी मखसूस छुरी निकाल चुका था, और फिर उसने चुटकी में छुरी पकड़ी और दूसरे लम्हे छुरी उसके हाथ से निकल गई। कोई जवाब नहीं था टोबो के इस हथियार का। छुरी सांप के बदन में पेवस्त होकर ज़मीन में गड़ गई थी और सांप ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहा था। सांप के जद्दोजहद ने उसे ही नुकसान पहुंचाया और कई मिनट के बाद वो साकित हो गया। शुक्र है, टोबो ने गहरी सांस ली। ये क्या है टोबो? संगूरा, टोबो ने जवाब दिया। सांप की कोई किस्म है? हाँ, ऐसी किस्म जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते बॉस। क्या मतलब? ये पत्थर जिस पर उसने फन मारा था, हम उसे कपड़े में लपेट कर रख लेंगे। अगर उसे दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया के उस तरफ बहने वाले पानी को कम से कम 1000 मील तक जो कोई पिएगा एक लम्हे में मर जाएगा। ओह, इस कदर जहरीला है ये? मैंने हैरत से पूछा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते चीफ। अफ्रीका में इसके बारे में बड़ी अनोखी रिवायात है। बहुत से इलाकों में तो इसकी पूजा होती है। वैसे इसके बारे में ये मशहूर है कि ये मुतहरिक चीज़ों पर हमला करता है। साकित चीज़ें इसे नज़र ही नहीं आती। दूसरे मैनों में इसके सिर्फ कान होते हैं, आंखें नहीं। ओह, मैंने एक झुरझुरी सी लेकर कहा। क्या ख्याल है चीफ, ये पत्थर उठा लें? रहने दो टोबो, हमें क्या करना है? अगर तुम इजाज़त दो तो मैं रख लूँ। यकीन करो चीफ, बड़े बड़े हीरों से कीमती है। उठा लो लेकिन एहतियात से। और टोबो आगे बढ़ गया। उसने पत्थर उठा लिया था। उसे एहतियात से कपड़े में लपेटकर उसने अपने लिबास में छुपा लिया, लेकिन उसने भी सांप के बदन से छुरी निकालने की कोशिश नहीं की थी। मैंने उसे छुरी के बारे में कुछ नहीं कहा और हम आगे बढ़ गए। दर हकीकत उस इलाके में रात का ये भयानक सफ़र मेरे लिए बड़ा खौफनाक तजुर्बा था। मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान अनोखी चीज़ है। बड़े बड़े फ़िलासफ़रों ने इसका तजिया करके इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इंसान की फितरत की मुकम्मल तफसील कायनात और गुजरे हुए दौर के सारे मुफक्कर मिलकर भी नहीं बता सकते। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ चंद बातें कही हैं, जबकि इंसान कायनात की तरह फैला हुआ है। खुद अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी फितरत की तब्दीलियों के बारे में वो कुछ नहीं जान सका। खौफ एक फितरी जज्बा है और शायद इंसान ने खुद अपने लिए खौफ तश्कील किया है। उसने तयन किया है कि उसे इन चीज़ों से डरना चाहिए और बिलाशुबा वो चीज़ें उसके लिए ज़र्र रसां होती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो इन चीज़ों से खौफ कबूल करने से इनकार कर देता है और बिलाशुबा यह जज्बा उसके अंदर से उभरता है। दूसरों के लिए ज़ाहिर है वो हैरत अंगेज़ होता होगा, लेकिन खुद उसकी निगाहों में उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। यही कैफियत उन दिनों मेरी थी। मैंने ऐसा खौफनाक सांप देखा था जिसे आम हालात में देख लेता तो शायद हफ्तों मेरे जहन पर सवार रहता, लेकिन वहाँ से सिर्फ चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मैं उस अंधे सांप को भूल चुका था और हम आगे बढ़ते रहे। चांदनी हमारी रहनुमाई कर रही थी और टोबो किसी खूनखार शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना था। अपनी ज़मीन की बात ही और होती है चीफ। अचानक टोबो बोल पड़ा और मैंने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। हाँ टोबो, इसमें क्या शक है, लेकिन इस वक्त ये ख्याल कैसे आ गया? अपने बारे में सोच रहा था। क्या? कुछ अर्सा पहले यही जंगलात, यही वहशत खेज इलाके मेरे दिन रात थे, लेकिन फिर मैंने महज़ब दुनिया का रुख किया बॉस, और बिलाशुबा वो दुनिया बेहद रंगीन थी। इब्तदा में मुझे बेहद पसंद आई, बड़ी खूबसूरत लगी। ये उस चीज़ की मानंद बास जो नई होती है, लेकिन वहाँ उकताहटे हैं। वहाँ इंसान ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता। मैंने अपनी सरजमीन जहन से निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल उसकी याद मेरे दिल में चुटकियाँ ज़रूर लेती थी। और चीफ, फिर हालात मुझे दोबारा यहाँ ले आए। मैंने अक्सर वहाँ का और यहाँ का तज्जिया किया है। खूब, क्या पाया टोबो? मैंने दिलचस्पी से पूछा। साफ साफ कहूँ चीफ? हाँ बिल्कुल,
वो दुनिया ठीक नहीं है। क्यों? वहाँ का इंसान ज़्यादा खूनखार है। जंगल के लोग अगर एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो खुलूसे दिल से होते हैं, और अगर दुश्मन होते हैं तब भी एक मुखलिस दुश्मन होते हैं। उनकी नीयत के बारे में शुबा नहीं होता। चुनाचे जब दुश्मन सामने हो तो इंसान सोच लेता है कि वो दुश्मन के सामने है, लेकिन माफ़ करना चीफ, महज़ब दुनिया के लोग सच्चे दुश्मन भी नहीं होते। वो अपने आप पर बेशुमार लिबादे डाल लेते हैं। दूर से दोस्त नजर आते हैं, करीब से दुश्मन, करीब से दोस्त नजर आते हैं, दूर से दुश्मन, और समझ में नहीं आता कि उन्हें दोस्त समझा जाए या दुश्मन। इंसान इसी सोच में रह जाता है और वो वार कर देते हैं। ऐसी शक्ल में अपना बचाव भी तो मुश्किल है। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं माफ़ी मांग चुका हूँ बॉस। नहीं टोबो, तुम्हारा ख्याल ठीक है। इसके अलावा बॉस, तुम्हारी दुनिया बेहद तन आसान है। तुमने अपने को तरक्की याफ्ता कहकर मफलूज कर लिया है। तुम्हारी दुनिया के इंसानों की कारकर्दगी खत्म हो गई है। यूं समझ लो बॉस कि वो मशीनों के गुलाम बनते जा रहे हैं। हर मामले में वो मशीनों का सहारा लेते हैं, कोई काम खुद करने के अहल नहीं रहे। हालांकि दुनिया बहुत पुरानी है। जिस वक्त मशीनें नहीं थी उस वक्त भी इंसान इतना ही खुशो खुरम था, बेशक, और तंदुरुस्त भी। हाँ, बात यह है बॉस के इंसानी अज़ा मुशक्कत मांगते हैं। हमारे हाथ पाँव, आंखें, जहन, हर चीज़ हरकत में रहना चाहती है। तुम यूं समझो कि बदन की सारी मशीनरी चलने के लिए है, लेकिन इसे इस्तेमाल ही ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो नकारा हो जाएगी। मैं ये सारी बातें इसलिए सोच रहा हूँ बॉस कि इस खौफनाक मंजर ने मेरे जहन पर सुरूर तारी कर दिया है। इस थोड़ी सी जद्दोजहद ने मुझे फिर से मेरी दुनिया का इंसान बना दिया है। और यकीन करो बॉस, इस वक्त मैं हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तू तो पूरा फिलासफर है टोबो। सिर्फ एक बात बता दो बॉस, उसने कहा। जो कुछ मैंने कहा है गलत कहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तुझसे इत्तेफाक है। तो इस बात को जहन में रखना बॉस। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। मैं तुम्हारी इस बात से फ़ायदा उठाऊंगा? कैसा फ़ायदा? ये वक्त आने पर बताऊंगा। नहीं, अभी बता दे टोबो। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो बॉस। बता भी दे टोबो, इंतज़ार की क्या बात है? मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा बॉस, यहाँ जो करना चाहो कर लो, और इसके बाद मेरे कबीले की सरदारी करो। मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। टोबो की बात सुनकर मैं कई मिनट तक खामोश रहा। उस मुखलिस इंसान के खलूस पर कोई शक नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे लिए कैसे मुमकिन था? किस सोच में पड़ गए मास्टर? तेरी बात पर गौर कर रहा हूँ टोबो। मैंने कहा था ना बॉस कि ये कबल अज़ वक्त है। और नहीं टोबो, कबल अज़ वक्त का मसला नहीं है। तुम्हें मेरे नज़रिए के बारे में मालूम नहीं है। तुम्हें मेरे इस अज़म के बारे में मालूम नहीं है जिसकी वजह से मैं सहरा गर्दी कर रहा हूँ। टोबो को मुखलिस समझते हो तो बता क्यों नहीं देते अपने बारे में? थोड़ी बहुत तफसील तुझे मालूम है टोबो? बहुत मुख्तसर मास्टर। यूं समझ ले टोबो, मैं खुद एक बड़े घराने का इंसान हूँ जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार देता, लेकिन उसके लिए ज़मीर पर थोड़ा सा बोझ रखना पड़ता, दूसरों की निगाहों में हल्का बनना पड़ता। बस ये गवारा ना हुआ। बाप ने एहसान करते हुए अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाही। लड़की बुरी नहीं थी, लेकिन वो इंसान, वो तस्वुर पसंद ना आया जो लड़की के साथ वाबस्ता कर दिया गया था। बस घर छोड़ दिया और ठोकरें खाने लगा। लेकिन घर छोड़ने के पसे पुश्त भी एक जज्बा कार फरमा था। मैंने सोचा था कि उन लोगों के जहन से ये नक्श मिटा कर रहूँगा कि मैं एक नाकारा इंसान हूँ। एक दिन उनके सामने दौलतमंद बनकर जाऊँगा और उनसे अपनी हैसियत मनवाऊँगा। अगर मैं यहाँ से वापस ना जा सका टोबो तो वो सोचेंगे दीवाना था, दीवानगी की नज़र हो गया। मर जाऊँ तो अफसोस ना रहेगा, लेकिन जिंदा रहा तो खुश ना रह सकूँगा। इस तस्वुर से कि जो सोचा था उसमें नाकाम रहा। मैं खामोश हो गया। टोबो भी खामोशी से मेरी शक्ल देख रहा था, और मेरे खामोश होने के बाद भी वो कई मिनट तक मेरी शक्ल देखता रहा, जैसे चश्मे तस्वुर से मेरी कहानी की मुख्तलिफ तस्वीरें देख रहा हो। क्या सोचने लगे टोबो? मैंने कहा, और वो चौंक पड़ा। कुछ नहीं चीफ। क्या ख्याल है तुम्हारा? किस बारे में? मेरी कहानी के बारे में? कोई ख़ास नहीं बॉस। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। बॉस की इज्जत टोबो को जान से ज़्यादा अजीज। अच्छा है तुमने मेरे सुपुर्द एक काम कर दिया। क्या मतलब? मैंने हैरानी से कहा। अब टोबो को भी ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया है। मकसद? उस फलसफे की बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, मकसद, टोबो ने मजबूत लहजे में कहा। बराए करम तफसील से बताओ टोबो। बात सिर्फ इतना काफ़ी है कि बॉस टोबो की जान है, और मेरे चीफ की ज़िंदगी का मकसद मेरा अपना मकसद। क्या समझे मास्टर? तुम इस अज़म में तनहा नहीं रहे। टोबो की गर्दन अपने हाथ से उतार देना, वरना इसे खुद में शामिल रखना। और टोबो के इन अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये खलूस की पहली आवाज़ थी जिसमें सच्चाई थी, और ये सच्चाई मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। हालांकि मैं अपने बाजुओं से कुछ करने का कायल था, लेकिन टोबो के इस खलूस को ठुकराना दरिंदगी थी। गुफ्तगू करते हुए हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। रास्ते की सहूलतों को हमने नज़रअंदाज ही कर दिया था। दफतन टोबो ने मेरा शाना दबाया और मैं चौंक पड़ा। क्या बात है? वो सामने देखो चीफ। कहाँ? उससे आज झाड़ी की ओट में जो ऊपर से सफ़ेदी नज़र आ रही है। और मैं टोबो के इशारे की तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई थी। क्या है वहाँ? रुक जाओ मास्टर, टोबो सरगोशी में बोला। खतरा है कोई? नहीं। फिर? मैंने वहाँ धुआं देखा है। धुआं? हाँ।
क्या कहना चाहते हो टोबो? वो धुआं ऐसा था जैसे आग बुझाई गई हो। और चीफ, तुम्हारी नाक इतनी तेज काम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने गोश्त की चिरांद महसूस की है। मैंने इतराफ़ किया, मेरी नज़र भी इतनी तेज काम नहीं कर सकती टोबो। भरोसा करो चीफ, वहाँ कोई ज़रूर मौजूद है। वाइट? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। तुम पूरे वसूख से ये बात कह रहे हो? अगर तुम अफ्रीका के बाशिंदे होते बॉस तो तुम भी इसी वसूख से ये बात कह सकते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने हमें देख लिया है? मैंने मैनी खेज लहजे में कहा, वो भी अफ्रीका का बाशिंदा नहीं है टोबो। वो कहने लगा, लेकिन मुजरिम है। क्या मतलब? जराइम आम लोग नहीं करते मास्टर, वही करते हैं जो आला खसूसियात के मालिक होते हैं और आम लोगों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। उनकी सारी हिस्से तेज़ हो जाती हैं। यार तू तो बुकरात है पूरा, तूने ये नफसियाती बातें कहाँ से सीखी? कहने लगा, हम लोगों में सीखने की हिस्स भी कुछ तेज़ ही होती है मास्टर। चलो मान लिया, लेकिन आग बुझाने का मकसद यह है कि उसने हमें देख लिया है। कहने लगा, पूरे वसूख से ये बात नहीं कही जा सकती। क्यों? मुमकिन है वो मोहतात हो और उसने गोश्त भुनने के बाद आग बुझा दी हो। तुम क्या कहना चाहते हो टोबो? यही कि हम सीधे नहीं चलेंगे बॉस। फिर? आओ, मैंने उस तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया है, टोबो ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाएं सिमत चल पड़ा। यह बिल्कुल मुखालिफ सिमत थी, लेकिन मैंने उस अफ्रीकी कीड़े से इख्तलाफ नहीं किया और उसके साथ चल पड़ा। और थोड़ी देर के बाद ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि टोबो ने सही रुख इख्तियार किया था। हम नहायत खामोशी से आगे बढ़ रहे थे और बहरहाल एक लंबा चक्कर काट कर हम झाड़ियों के अकब में पहुंच गए। लेकिन यह सफ़र इतना दुश्वार गुजार था कि हम बुरी तरह थक गए। बहरहाल बेहद मोहतात थे। फिर एक सिमत से टोबो और दूसरी सिमत से मैं इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़े और दोनों इंतहाई तेज़ी से झाड़ियों के दूसरे रुख पर पहुंचे थे। एक राइफल टोबो के पास थी, मेरे हाथ में पिस्तौल था, लेकिन दूसरी सिमत जाकर हमें काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा था। झाड़ियों के दूसरी जानिब अब भी लकड़ियां सुलग रही थी, किसी जानवर की खाई हुई हड्डियां और थोड़ा सा गोश्त भी मौजूद था। लेकिन वाइट नदारद निकल गया, टोबो ने दांत पीसते हुए कहा। मैं चारों तरफ देख रहा था, यहाँ थोड़ा सा घास का मैदान था और उसके बाद दरख्तों का सिलसिला। यकीनन वाइट इन्हीं दरख्तों में होगा, लेकिन उस वक्त उस घने जंगल में वाइट को तलाश करने के लिए दाखिल होना हिमाकत थी। मैंने मायूसी की एक गहरी सांस ली और टोबो की तरफ देखने लगा। वो दरख्तों में दाखिल हो गया है चीफ। हाँ टोबो, फिर क्या ख्याल है? इस वक्त इन दरख्तों में दाखिल होना मुनासिब होगा टोबो? नहीं बॉस, टोबो ने फैसला कुल लहजे में कहा। इन दरख्तों में वो खुद भी महफूज नहीं है। वैसे दो बातें हैं बॉस, या तो वो अफ्रीका के इन जंगलों का ज़बरदस्त माहिर है या इनसे बिल्कुल अनजान। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। मारा जाएगा बदबख्त, टोबो गर्दन टेढ़ी करके बोला। फिर कहने लगा, बहरहाल मैं तुम्हें इन दरख्तों में दाखिल ना होने दूंगा बॉस। हम उस अहमक के लिए ज़िंदगी का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है टोबो, हम रात को यहीं क़याम करेंगे। और टोबो ने गर्दन हिला दी। फिर हमने उसी जगह का इंतखाब किया जहाँ वाइट मौजूद था और एक साफ़ सुथरी जगह आराम की गर्ज से लेट गए। ये जगह पिछली रात की बनिस्बत ज़्यादा खौफनाक थी और फिर ये एहसास भी था कि बहरहाल वाइट को हमारे ताकुब का इल्म हो चुका है। वो रातों रात निकल जाने की कोशिश करेगा और फिर उसकी तलाश मुश्किल होगी। बहरहाल टोबो भी खामोश था। फिर मैंने ही मुखातिब किया, टोबो। यस बॉस, मेरा ख्याल है ये रात सुकून से नहीं गुजारनी चाहिए। मैं नहीं समझा बॉस, हम में से को जागना चाहिए। टोबो कहने लगा, तुम आराम से सो जाओ बॉस, टोबो रात भर जागेगा। नहीं टोबो, ये मुनासिब नहीं होगा। और नहीं बॉस, ये भी मुनासिब नहीं होगा कि बॉस जागे और टोबो आराम से सोए। ठीक है, ये मैं कब कह रहा हूँ। फिर आधी रात हम जागेंगे और आधी रात तुम। इसकी ज़रूरत नहीं है बॉस। मैं ज़रूरत है टोबो, कल हम लोगों को तेज़ी से सफ़र करना है और उसके लिए हम दोनों का चाको चबंद होना ज़रूरी है। कहने लगा, मैं एक रात आराम से जाग सकता हूँ। टोबो फजूल जिद मत करो, तुम सो जाओ, मैं बाकी रात में तुम्हें जगा दूंगा, मैंने कहा। और टोबो ने एक ठंडी सांस ली। जो तुम्हारी मर्जी बॉस, उसने कहा और एक तरफ करवट बदल कर आंखें बंद कर लीं। मैंने एक राइफल लोड करके अपने नज़दीक रखी और बैठ गया। टोबो भी थका हुआ था। मैं जानता था कि वो बेहद पुरखलूस और वफादार है। खुद पर जबर करके वो जाग सकता है, लेकिन बहरहाल वो भी ये इंसान है, उसे भी आराम की ज़रूरत थी। मैं उस बदशक्ल लेकिन खूबसूरत दिल वाले इंसान को देखता रहा जो बेगर्ज था। और फिर तन्हाई का बेहतरीन मशगला ख्यालात होते हैं। मैं ख्यालात में गुम हो गया, लेकिन मैंने खुद को खोने नहीं दिया। उस वक्त मैं कोई चोट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। माहौल पर मेरी कड़ी निगाह थी। कई बार मैंने उठकर चहलकदमी भी की, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया। बमुश्किल आधी रात गुजरी। चांद तवील सफ़र तय कर रहा था। मेरी पलकें जुड़ी जा रही थी। इस कदर शदीद नींद आ रही थी कि अल-अमान। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली और फिर मैंने टोबो को जगाया। टोबो जल्दी से उठ गया। क्या हुआ बॉस? आधी रात, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। टोबो चारों तरफ देखने लगा। उस पर अभी तक नींद का गलबा था। उठ जाइए हजरत, आपकी ड्यूटी का वक्त शुरू हो गया है। ओह अच्छा बॉस, टोबो ने होशियार होते हुए कहा। और फिर वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने राइफल उसकी तरफ बढ़ा दी और टोबो ने कारतूसों की पेटी कमर से बांध ली। मैं लेट जाऊं? आराम करो बॉस, टोबो ने भारी आवाज़ में जवाब दिया।
बेपनाह नींद से मगलूब होकर मैं ज़मीन पर लेट गया। और नींद भी क्या शय होती है, आरामदेह गद्दे हो या खुरदरी ज़मीन, खूबसूरत बेडरूम हो या अफ्रीका का भयानक माहौल, हर जगह यकसा लुत्फ की हामिल। मैं गहरी नींद सो गया और फिर न जाने कितनी देर गुजरी होगी कि अचानक टोबो की गुर्राहट सुनाई दी। उसके साथ ही लगातार 2 फायर हुए। मैं उछल कर बैठ गया। चांदनी मध्यम पड़ चुकी थी। चांद अपना तवील सफ़र को ख़त्म कर चुका था और अफ्रीका की निगाह के इख्तिताम पर नज़र आने वाली स्याह पहाड़ियों के पीछे मुंह छुपाने को कोशां था। रुक जाओ बेगैरत, वरना। टोबो फिर गुराया। क्या बात है टोबो? लेकिन टोबो ने फिर एक फायर किया। राइफल का रुख जिस सिमत था, मैंने उस सिमत देखा, लेकिन मुझे कोई नजर ना आया। टोबो, मैं चीखा, कौन है? ओह वही चोर। कौन? वाइट। क्या? मैं उछल पड़ा। गलती हो गई बॉस। टोबो के लहजे में नदामत थी। मगर हुआ क्या? मैं शर्मिंदा हूँ बॉस, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। और मैं पूछता हूँ आखिर हुआ क्या है? मैंने अपने फर्ज से कोताही की है बॉस। दरअसल बाज़ औक़ात अफ्रीका की सरजमीन पर एक मखसूस हवा चलती है जिसमें शिपलाली के पत्तों की महक शामिल होती है, और ये महक ऐसी ख्वाब आवर होती है कि होश में रहना मुश्किल है। सो बॉस कुछ ऐसी गहरी नींद आई मुझे जो ज़िंदगी भर मुझे तुमसे शर्मसार रखेगी। सो गए थे तुम? हाँ बॉस। तो फिर? वो चोर हमसे ज़्यादा दूर ना था। जब उस बदबख्त ने महसूस किया तो वो आया। मेरे पास तो उसके आने की जुर्रत ना थी, लेकिन तुम चूंकि बाकायदा सो रहे थे इसलिए वो तुम्हारी तरफ गया और बॉस उसने तुम्हारी राइफल उठा ली। फिर न जाने किस चीज़ से आहट हुई कि मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे ललकारा और वो निकल गया। नीम गनुदा आंखों से निशाना लेकर फायर किए थे, इसलिए कमबख्त निकल भागा। तो वो राइफल ले गया। मैंने चौंक कर अपनी राइफल को देखा जो वहां मौजूद ना थी, और फिर मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। किस तरफ गया वो? दरख्तों में। मैं उसे तलाश करके दम लूंगा बॉस। टोबो दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा। ओह रुक जाओ टोबो, रुक जाओ। नहीं बॉस, मुझे जाने दो। फजूल बातें मत करो टोबो, अब उसका हाथ आना मुश्किल है, और फिर अभी रोशनी भी नहीं फैली और उसके पास राइफल भी मौजूद है। कोई बात नहीं है बॉस, मुझे इस गफलत की सजा मिलनी चाहिए। बेवकूफ़ी की बात है, जहन्नुम में जाए। अभी हमारे पास एक राइफल और पिस्तौल मौजूद है, काम चल जाएगा। हाँ, क्या वो कारतूस भी ले गया? देखो बॉस, टोबो जल्दी से बोला। कारतूसों के थैले का मुंह खुला हुआ था और कारतूसों के चंद पैकेट बाहर बिखरे हुए थे। शुक्र है कमबख्त थैला ही ले जाता तो क्या होता। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है बॉस, मैं अज़हद शर्मिंदा हूँ। टोबो, मैंने कह दिया है, फजूल बातों से परहेज करो, मैंने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। टोबो एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। वैसे उसके चेहरे से शर्मिंदगी के आसार टपक रहे थे, और मैं सोच रहा था कि वाइट अब हमारे लिए खतरनाक हो गया है। उसके बाद नींद किसे आती? मैं टोबो के जहन से ये एहसास कम करता रहा, और फिर टोबो ने शिकार करने का फैसला किया। मैं शिकार लाता हूँ बॉस, इन जंगलों में बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे जहन पर वाइट तो सवार नहीं है? और नहीं बॉस, टोबो ने अजीब से अंदाज में जवाब दिया। सुनो टोबो, मेरी दरख्वास्त है, अपने तौर पर कुछ मत करना, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा, और टोबो चलते चलते रुक गया। उसने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, ओके बॉस, और फिर वो आगे बढ़ गया। मैं उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद टोबो वापस आ गया। मैंने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, लेकिन टोबो के हाथ में 3 खरगोश लटके हुए थे जिनके जिस्मों से खून भी बहा था। जाहिर है टोबो ने उन्हें अपने मखसूस अंदाज में शिकार किया था। टोबो ज़रूर से ज़्यादा ही खामोश था। उसने खरगोश साफ किए, उन्हें भुना, और फिर हम नाश्ता करने लगे। बचा हुआ गोश्त हिफाजत से रख लिया गया। फिर हम जंगलों में दाखिल हो गए। घने दरख्तों में काफ़ी दूर तक टोबो आगे बढ़ता रहा, फिर किसी कदर मोहतात हो गया। मैं उसकी हरकत पर गौर कर रहा था। टोबो कई जगह रुका। क्या बात है टोबो? मैं उसकी बू सूंघ रहा हूँ बॉस। क्या ख्याल है? इसी रास्ते से गुजरा है, चलते रहो, मैंने कहा, और उस तरह हमने दरख्तों के दरमियान तवील सफ़र कर लिया। फिर एक जगह ठिठक गया। वो नाक उठाकर कुछ सूंघ रहा था। खैरियत? कुछ महसूस कर रहे हो बॉस? वो इधर आओ बॉस। वो एक तरफ लपका, और मैंने भी कमीज़ देख ली जो वाइट पहने हुए था। वो दरख्तों के एक झुंड के इस तरफ पड़ी हुई थी। मैं भी टोबो के पीछे दौड़ता हुआ उस कमीज़ तक पहुंच गया। टोबो ने कमीज़ उठा ली और फिर वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। यहाँ गंदक की सी बू और तेज़ हो गई थी। इसमें कोई और बू भी शामिल थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह बू कैसी है। टोबो बड़े गौर से चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। यह कमीज़ तो उसी चोर की है बॉस। हाँ, लेकिन उसके यहाँ पड़े होने की वजह समझ में नहीं आती। यहाँ कई दलदल मौजूद है। टोबो बोला। दलदल? मैं चौंक पड़ा। हाँ, पुरानी और खौफनाक दलदल जो तवील अरसा से सड़ रही है। ओह, तो ये बू उसी की है। 100% बॉस। मगर कहाँ है? शायद आपस में मिले हुए दरख्तों की इस दीवार के पीछे। खतरनाक जगह है। हाँ बॉस, मैं बता चुका हूँ ना कि ये इलाका तकरीबन नाकाबिले अबूर है। लेकिन क्या वाइट दलदल की तरफ गया है? पता नहीं बॉस, वो इस तरफ क्या करने गया होगा, टोबो ने कहा। उसकी निगाहें पुरख्याल अंदाज में ज़मीन को रेत रही थी। दफातन वो चौंक कर ज़मीन पर झुक गया। क्या है? मैं भी उसके नज़दीक ही बैठ गया। जूते का निशान है मास्टर। हाँ, मैंने भी उस निशान को देख लिया। आओ आगे भी निशानात को तलाश करें, टोबो ने कहा, और हम दोनों निशानात तलाश करते हुए आगे बढ़ने लगे।
जूतों के निशानात दरख्तों के झुंड की तरफ ही चले गए थे और फिर उनके दरमियान एक रखना भी नजर आया जिससे गुजरकर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। तुम रुको बॉस, मैं दूसरी तरफ देख लूं। ओह चलो मैं भी चलता हूं, मैंने कहा। टोबो किसी कदर हिचकिचाया था और मैं उसकी जानिसारी के जज्बे को समझ रहा था। उसे शायद दूसरी तरफ खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए पहले वो खुद उधर जाकर देखना चाहता था ताकि मैं महफूज रहूं। लेकिन मैं भी ऐसी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रखता था जो किसी दूसरे की कुर्बानी देकर हासिल की जाए। अगर ऐसा हो गया तो ज़मीर के बोझ को उठाए उठाए कहाँ फिरूंगा। टोबो दरख्तों के झुंड में घुस गया। खासी लंबी लंबी झाड़ियाँ थीं जो खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन बहरहाल हम उन्हें अबूर कर गए और दरख्तों के दूसरी तरफ निकलते ही टोबो रुक गया। उसने तेजी से मेरी कमर पकड़ ली थी। मैं भी चौंक कर रुक गया। बस मास्टर, अब एक कदम भी आगे न बढ़िए, टोबो चढ़े हुए सांस के साथ बोला। दलदल, मैंने सामने देखते हुए कहा। हाँ बस दलदल। दरख्तों से सिर्फ 2-2.5 गज दूर की ज़मीन नरम हो गई थी और फिर नरम ही होती चली गई थी, यहाँ तक कि सिर्फ 10-12 गज दूर की ज़मीन से बुलबुले उठ रहे थे और उससे आगे का माहौल भाप की चादर में छुपा हुआ था। क्या किनारे की ज़मीन भी खतरनाक है? जो कुछ तुम देख रहे हो महसूस नहीं कर पा रहे बॉस। क्या मतलब? किनारे पर ही अगर कोई चला जाए तो फिर वापसी मुश्किल है। बड़ी खौफनाक दलदल है। मैंने भी एक खौफ की सांस ली। अफ्रीका के इस खौफनाक मंजर के बारे में पढ़ चुका था, लेकिन आज वो मेरे सामने था और दर हकीकत ये बेहद भयानक, ज़रा सी लग़ज़िश और एक खौफनाक मौत। मगर बॉस, टोबो ने मुझे मुखातिब किया। मैं ख्यालात से चौंक पड़ा। आखिर वो कहाँ गया? वो इस दलदल की नज़र तो नहीं हो गया टोबो? मगर कमीज उतार कर क्यों रख गया? उसने दलदल में कूदकर खुदकुशी तो ना की होगी? ओह टोबो, मैं उछल पड़ा। क्या हुआ बॉस? कहीं ये उसकी चाल ना हो, हमें भटकाने के लिए उसने ये हरकत ना की हो। मुमकिन है उसने, मगर देर हो गई दोस्तों। कहीं करीब इसे वाइट की आवाज़ सुनाई दी और हम दोनों उछल पड़े। मैंने नहायत फुर्ती से पिस्तौल निकाला था। दूसरे ही लम्हे राइफल से फायर हुआ और ना सिर्फ पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया बल्कि मेरी 2 उंगलियां भी जख्मी हो गईं। मैंने दूसरे हाथ से जख्मी हाथ पकड़ लिया और पिस्तौल दलदल में जा पड़ा था। चलो काले वफादार, हाथ ऊंचे करो वरना चीथड़े उड़ा दूंगा। राइफल दलदल में फेंक दो। वाइट की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, न जाने कमबख्त कहाँ से बोल रहा था। ऊपर है बॉस, ऊपर देखो, टोबो ने आहिस्ता से कहा। तब मेरी निगाह फैले हुए दरख्तों की तरफ उठ गई। एक ऊंचे दरख्त की शाख पर वाइट इत्मीनान से बैठा हुआ था। शाख काफ़ी मोटी और मजबूत थी और बहुत दूर तक फैल गई थी। जिस जगह वाइट बैठा था वो दलदल से भी चंद गज अंदर थी, लेकिन वाइट बड़े इत्मीनान से उस पर बैठा हुआ था। उसके दोनों पांव शाख के दोनों तरफ लटके हुए थे और कमर एक गुद्दे से टिकी हुई थी। इस तरह उसके दोनों हाथ आजाद थे जिनमें राइफल मौजूद थी। तुमने सुना नहीं? वाइट गुर्राया और उसने टोबो की पेशानी का निशाना ले लिया। राइफल फेंक दो टोबो, मैंने आहिस्ता से कहा। मगर बॉस, पिस्तौल भी, टोबो ने कहा। उसी वक्त वाइट ने फायर किया और गोली टोबो के लिबास को छूती हुई निकल गई। राइफल दलदल में फेंक दो, राइफल फेंक दो टोबो, मैंने कहा और टोबो ने मजबूरन राइफल दलदल में उछाल दी। अब हम दोनों निहत्ते हो चुके थे। वाइट के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब क्या ख्याल है एशिया के जियाले? उसने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नीचे उतरो तो बताऊं सफ़ेद चोर, मैंने दांत पीसते हुए कहा और वाइट ने कहका लगाया। तू वाकई बहादुर है दोस्त, लेकिन हर बहादुर अक्लमंद नहीं होता। अगर ये दोनों चीज़ें यकजा हो जाएं तो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। क्या तूने हिमाकत नहीं की? कैसी हिमाकत? मुझे कैद कराने के बजाय अगर तू कत्ल करा देता तो आज ये नौबत ना आती। हाँ, सांप को मार देना ही अच्छा होता है, मैंने कहा, वरना फिर सांप डस लेता है, वाइट ने हंसते हुए कहा। फिर वो टोबो की तरफ देखकर बोला, और तेरा क्या ख्याल है काले बेवकूफ़? तूने शाख के इस हिस्से का इंतखाब क्यों किया है सफ़ेद सुअर? टोबो गुस्से से बोला। क्यों क्यों? क्या मैं तेरे नज़दीक होता? राइफल हाथ में लेकर तू बहादुर नहीं बन सकता। वाइट कहने लगा। नहीं, मैं एक अक्लमंद बुज़दिल हूँ और यही मेरे लिए ठीक है, वाइट ने कहा। बहरहाल तेरे लिए मेरे पास एक पेशकश है। कैसी पेशकश? मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ बशर्ते कि तू मेरे लिए भी वही खिदमत अंजाम देने का वादा करे जो इसके लिए दे रहा है। सफ़ेद कुत्ते, हम स्याह हैं और बाइज़्ज़त हैं, टोबो बिफरे हुए लहजे में बोला। तो ठीक है गैरतदारो, ये दलदल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वाइट सफाक लहजे में बोला और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। मैं वाइट का मतलब समझ गया था और अब मैं सोच रहा था कि कौन सी तरकीब से उस खौफनाक इंसान से निजात हासिल की जाए। बज़ाहिर कोई ज़रिया नहीं था। टोबो, मैंने सरगोशी की। मास्टर, चालाकी से काम लो, इससे मुआहदा करने की कोशिश करें। मुआहदा? बॉस, ये सब कुछ तुम करो, मैं तो दरख्त पर चढ़ने की सोच रहा हूँ। नहीं टोबो, ऐसे कोई हरकत मत करना जिससे हमें गैर मुतवक्को नुकसान उठाना पड़े। क्या मशवरा कर रहे हो दोस्तों? वाइट ने चहकते हुए लहजे में पूछा। हम भी तुम्हें एक पेशकश करना चाहते हैं वाइट, मैंने कहा। हाँ हाँ, करो करो, वाइट उसी अंदाज से बोला। तुम यहाँ हीरो के असूल के लिए आए हो, जाहिर है। क्या तुम नितिका जाना पसंद करोगे? बेहद, वाइट बोला। टोबो, इसी इलाके से तुम्हें नितिका ले जा सकता है, तुम तन्हा इस दलदल को अबूर नहीं कर सकोगे। टोबो को एक ऐसा खुफिया रास्ता मालूम है जहाँ से तुम्हें नितिका ले जा सकता है।
बहुत उम्दा बात है ये तो, वाइट ने कहा। क्यों ना मिलकर ये कोशिश करें। हमसे क्या मुराद है? तुम, मैं और टोबो हीरों के 3 हिस्से करेंगे। तुम खुद को क्यों शामिल कर रहे हो दोस्त? तुम किस मर्ज की दवा हो? मैंने कहा टोबो मेरे बगैर तुम्हारा साथ ना देगा। वाइट बोला ना दे, मैं खुद भी वो खुफिया रास्ता तलाश कर सकता हूँ। तब तुम जाओ जहन्नुम में, मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। मैं नहीं, तुम दोनों दोस्तों। ये दलदल जहन्नुम से कम ना साबित होगी। और अब वक्त जाया ना करो, दलदल की तरफ बढ़ो, चलो जल्दी करो, वरना मैं तुम पर जहन्नुम खोल दूंगा। एक बार फिर सोच लो वाइट, मैंने कहा। तुम्हारी मौत के बाद सोचूंगा, इससे पहले मैं सिर्फ तुम्हारी मौत के बारे में सोच सकता हूँ, वाइट ने खूनखार लहजे में कहा। और फिर उसने राइफल के ट्रिगर पर उंगली रख दी। एक, उसने खूनखार लहजे में कहा, और मैंने किसी हद तक बेबसी महसूस की। 2, वाइट फिर बोला, और ट्रिगर किसी हद तक दब गया। आओ टोबो, मैंने कहा, और टोबो ने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। शाख इतनी ऊंची थी कि उछल कूद से पकड़ा भी नहीं जा सकता था, वरना मैं जान की बाजी लगा देता। बहरहाल दलदल में गर्क होना भी मुझे मंजूर नहीं था। मैंने एक बार फिर वाइट की तरफ देखा। इस वक्त तो कोई गैबी कुव्वत ही हमें बचा सकती थी। और तब मेरी आंखों के सामने 2 सफेद हाथ लहराए, सफेद लंबी लंबी उंगलियों वाले नाजुक हाथ जो दुआ के लिए उठे हुए थे। उन हाथों पर आंसुओं के कतरे टपक रहे थे। और उस वक्त यह तस्वुर अजीब सा लगा, जैसे एक तस्वीर सी आ गई हो। और दुआएं ज़रूर पूरी होती हैं, गैबी कुव्वतें आज़ाद हैं। उनका ज़हूर उस वक्त होता है तो जब इंसानी अक्ल की हदूद ख़त्म हो जाती हैं। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन नहीं था, लेकिन उस वक्त उसका ज़हूर बिलाशुबा गैबी इमदाद थी। वो पीले रंग का एक लंबा सांप था जो दरख्त की शाख से लटका हुआ था। एंड वाइट के सर पर आहिस्ता आहिस्ता वो वाइट की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। और फिर टोबो की निगाह उस पर पड़ गई। दूसरे लम्हे वो, और मैंने पूरी कुव्वत से टोबो के बाजू को भींच लिया। टोबो, खुद पर कंट्रोल रखो। तुमने देखा? हाँ, मैंने उसका जुमला दरमियान से काट लिया। वाइट हंस पड़ा। देखो दोस्तों, क्या तुम्हारे कदम नहीं उठ रहे? बेशक दलदल की मौत तो बड़ी खौफनाक होगी, उसने कहा, और हम डर गए। अब मैं वाइट को चंद लम्हात बातों में लगाना चाहता था, और ये लम्हात बड़े कीमती थे। वाइट, मैंने उसे मुखातिब किया। बढ़ते रहो, वाइट ने कहा। मैं तुम्हें आखिरी बार एक और पेशकश करना चाहता हूँ। वाइट बोला, मुझे तुमसे बेपनाह नफरत है मिस्टर। मैं तुम्हारी मौत के अलावा और कुछ नहीं चाहता। जिंदगी मिल सकती है तो सिर्फ इस स्याह फार्म को, जो तुम्हारे बाद मेरे काम आएगा। मैंने कहा, लेकिन तुम दौलत के भी तो ख्वाहिशमंद हो। कहने लगा, मैं फ़कीर नहीं हूँ। तुम जैसे 10-20 लोगों को मुलाजिम रख सकता हूँ। दौलत ज़रूर हासिल करूँगा, लेकिन तुम्हारी मदद से नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी वाइट, मैं तो तुम्हें एक उम्दा पेशकश करना चाहता था। मैंने चोर निगाहों से सांप को देखते हुए कहा, जो अब वाइट के जिस्म पर छा गया था। चलो आओ, वाइट ने हमसे कहना चाहा, लेकिन अचानक उसे अपने बदन पर सांप के रेंगने का एहसास हुआ। उसने बेसाख्ता पलट कर देखा, और फिर उसके हलक से करेह चीख निकल गई। उसने बदहवासी में सांप को पकड़कर नीचे फेंकना चाहा, और सांप ने उसकी गर्दन में काट लिया। अब वाइट दीवानावार चीख रहा था। राइफल उसके हाथ से छूटकर दलदल में गिर चुकी थी, और वह हमें भूलकर सांप को दूर करने की फिक्र में था। बेहद खौफनाक मंजर था। हम तहय्युर और खौफ से उसे देख रहे थे। सांप बार बार वाइट के बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में काट रहा था। वो भी बिखरा हुआ मालूम होता था, और अब उसने वाइट की टांगों में बल भी डाल लिए थे। थोड़ी ही देर में वाइट निढाल हो गया, और फिर दरख्त की शाख उसके हाथ से छूट गई। उसकी चीख बेहद दिलदोज थी, लेकिन उसकी एक टांग सांप की गिरफ्त में थी, और सांप की मजबूत गिरफ्त में वो दलदल के ऊपर किसी पेंडुलम की तरह लटक रहा था। नीचे से दलदल की भाप उठ रही थी। वाइट की चंद चीखें और सुनाई दी, और उसके बाद वो साकित हो गया। पता नहीं सांप के जहर ने असर किया था, या उस खौफनाक सिचुएशन से उसके दिल की हरकत बंद हो गई थी। मैं और टोबो दम बखुद खड़े थे। वाइट चंद मिनट तक लटका रहा, और फिर सांप ने उस पर गिरफ्त हल्की कर दी, और वो दलदल में जा पड़ा। लेकिन उसके बदन में कोई तहरीक नहीं थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता दलदल में छुप गया, और मेरे बदन में झुरझुरी आ गई। मैंने टोबो की तरफ देखा। टोबो अब भी उस घड़े को देख रहा था जिसमें वाइट गरूब हुआ था। दलदल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर घड़े को पुर कर रही थी, और फिर घड़ा भी मातूम हो गया। आओ टोबो, वापस चलें, मैंने किसी कदर निढाल लहजे में कहा। ओह हाँ बॉस, मगर कहाँ? अभी कुछ नहीं सोचेंगे टोबो, दरख्तों के उस तरफ आराम करेंगे। मैं जहनी तौर पर बहुत उलझ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी भी यही कैफियत है बॉस, टोबो ने जवाब दिया। हम लोग अपनी जगह वापस आ गए, और फिर खामोश बैठ गए। वाइट अच्छा आदमी नहीं था। अगर वो ना मरता तो हमें उस वक्त मरना होता। दलदल की मौत कम भयानक नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों वाइट की मौत ने मुतासिर किया था। बहरहाल संभलते संभलते भी वक्त लग गया। वो रात हमने उसी भयानक इलाके में गुजारी। खाने वगैरह से फारिग होकर रात को टोबो ने मुझसे पूछा, वाइट मर चुका है बॉस, अब क्या प्रोग्राम है? वापसी, मैंने जवाब दिया। बॉस, टोबो पुरख्याल अंदाज में बोला, क्या हम वापसी का तवील सफ़र तय करके फिर उसी जगह पहुंचे और वहां से सफ़र करें? दूसरी क्या सूरत है टोबो? दूसरी सूरत यह है बॉस कि हम इसी दलदल के किनारे किनारे चलें। ओह, तो क्या इस तरह हम नितिका पहुंच सकते हैं? रास्ता वही होगा? क्या मतलब?
میں نے رخ کا تعین کر لیا ہے، بس معاملہ خطرات کا ہے۔ خطرات؟ میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ ہر خطرہ موت کا پیغمبر ہوتا ہے ٹوبو، اور موت کی اب میری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا موت ہمارے قریب سے آ کر نہیں نکل گئی؟ ہاں باس، درست ہے۔ بس تو پھر چلو، میں نے کہا اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ ہم چل پڑے۔ اب ہمارے پاس نہ رائفلیں تھیں نہ پستول۔ کارتوسوں کا تھیلا بھی پھینک کر میں نے بوجھ ہلکا کر لیا۔ ٹوبو کے پاس اس کی مخصوص چھریاں تھیں اور میرے پاس کلہاڑی۔ فی الحال ہماری حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے یہی سامان موجود تھا، اور ہم اس سے بخوبی کام لے رہے تھے۔ دن گزرتے رہے، چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آتے رہے۔ میں نے اپنی فطرت میں ایک وحشت محسوس کی تھی۔ موت سے بے پرواہ ہو کر اب کوئی کام مشکل نہیں نظر آتا تھا۔ ہر چیز صحیح نظر آتی تھی۔ آپ یقین کریں کہ ایک رات چیتا نظر آ گیا۔ صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ ٹوبو اب بھی محتاط تھا۔ وہ گھبرا گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کلاڑی سے آگے بڑھ کر چیتے پر وار کر دیا۔ تقدیر ساتھ تھی، ورنہ ٹارزن تو نہ تھا۔ کلاڑی نے چیتے کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ ٹوبو نے 1 گھنٹے تک میرے گرد بہادری کا رقص کیا تھا اور میری شان میں قصیدے گائے تھے، اور در حقیقت اب زندگی میں ایک انوکھی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ بے خوفی کی یہ منزل ان شدید حالات میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت زندگی میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ ہم اس طرح سفر کر رہے تھے جیسے مہذب دنیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوں۔ راستے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ دلدل کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب ہم نے دلدل کے حصے کو کراس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک طویل سفر طے کیا اور ایک دوپہر کو ٹوبو نے دور سے کوئی چمکتی چیز دیکھی اور چیخ پڑا، باس! کیا ہوا ٹوبو؟ نتیکا! اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ اوہ، دریا ہے ٹوبو۔ کون سا دریا؟ مجھے کیا معلوم۔ اوہ، تو کیا؟ ہاں، وہ نتیکا ہے جس کے کنارے سفر کرتے ہوئے ہمیں نتیکا قبائل پہنچنا تھا۔ خوب، میں نے بھی دل میں مسرت محسوس کی۔ آؤ باس، سفر تیز کر دیں۔ کیا یہ نتیکا کا وہی راستہ ہے جہاں سے ہم آنے والے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ وہی دریا ہے۔ ہم دونوں دوڑنے لگے تھے۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ بلندی پر تھی۔ سامنے ایک جنگل پڑتا تھا جو زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا۔ اس کے دوسری طرف دریا نتیکا تھا۔ ہمیں یہ جنگل عبور کرنا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جنگل کے کنارے کھڑے تھے۔ خدا کی پناہ، ان درختوں کے درمیان تو راستہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ راستہ بنا لیں گے باس، تم کلہاڑی مجھے دو۔ اوہ، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ میری موجودگی میں نہیں باس، ٹوبو نے کہا۔ ٹھہرو ٹوبو، جب میں تھک جاؤں تب کلہاڑی تم لے لینا، میں نے کہا، اور پھر میری کلہاڑی درختوں کے درمیان گزرنے کا راستہ بنانے لگی۔ ابتدائی طور پر زیادہ محنت کرنا پڑی، اس کے بعد کسی قدر صاف راستہ مل گیا اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ اگر عام حالات میں خوفناک درختوں کا یہ سفر کرنا ہوتا تو نہ جانے دل کی کیا حالت ہوتی، لیکن اس وقت تو ہم نے ان پر توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی تھی۔ حالانکہ نہ جانے کیسے درخت تھے۔ ہمارے دل میں تو اس وقت ایک ہی لگن تھی، نتیکا کا دوسری طرف کا راستہ۔ گھنے جنگلوں کے خوفناک سفر کے بعد ہم کسی قدر کھلے علاقے میں نکل آئے۔ یہاں تھوڑے درخت تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور بہت دور سے چمکدار دریا نظر آنے لگا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، یہ نتیکا ہی ہے باس، اور شاید قبیلہ نتیکا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ٹوبو پر خیال انداز میں بولا۔ یہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو ٹوبو؟ میں نے پوچھا۔ میں کہہ سکتا ہوں ماسٹر، لیکن کس طرح؟ کیا تم نے کبھی نتیکا دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن اس کی کہانیاں سنی ہیں، ان لوگوں کی زبانی جو اسے دیکھ چکے تھے۔ اوہ، پھر میں پورے طور سے کچھ نہیں کہہ سکتا ماسٹر، صرف اس بات کا دعویٰ کروں گا کہ بہرحال ہم اس سے زیادہ دور نہیں ہیں، ٹوبو نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ خیر آؤ آگے بڑھیں، اور ہم آگے چل پڑے۔ بے حد ویران علاقہ تھا۔ نہ جانے کیوں اس حصے کی ویرانی کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں جانور بھی نہ ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن ایسی بھیانک دوپہر کہ بس چاروں طرف جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہوائیں بھی ایسا لگتا تھا جیسے دبے پاؤں گزر رہی ہوں۔ ہم آہستہ آہستہ چھدرے درختوں کے درمیان سے گزرتے رہے۔ یہ خاموشی خود ہمیں عجیب محسوس ہو رہی تھی، اور پھر جب یہ ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے ٹوبو کو مخاطب کیا۔ ٹوبو؟ اور ٹوبو چونک پڑا۔ یس چیف، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی ویران نظر آ رہا ہے۔ میں خود بھی یہی غور کر رہا ہوں ماسٹر، حالانکہ ہم اتنے گھنے اور خطرناک درختوں کے درمیان سے گزر کر آئے ہیں، لیکن یہاں زندگی اس طرح مفقود نہیں تھی۔ بے شک باس، ٹوبو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ یہاں پرندوں کی آوازیں بھی نہیں ہیں؟ اوہ، ٹوبو ایک دم رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں بھی چونک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے ماسٹر، تمہارے ان الفاظ سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میرے بزرگ ایسے علاقوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں پرندے ہوتے ہیں نہ دوسرے جانور، یہاں تک کہ حشرات الارض بھی نہیں ہوتے۔ لیکن کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ٹوبو نے بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ٹوبو سے گفتگو کرتے ہوئے چمکدار دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں وہی یاد کر رہا ہوں چیف، ٹوبو نے عجیب انداز میں اپنا ہاتھ میرے کندھے سے نیچے بغل کی طرف لاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ٹوبو چیخ پڑا، یاد آ گیا، یاد آ گیا، چی۔ اوہ! ٹوبو کے الفاظ کٹ جانے کی وجہ سے میں چونک کر اس کی طرف پلٹا، اور ایک دہشت ناک منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔
जिस चीज को मैंने टोबो का हाथ समझा था वो हमारे अकब में फैले हुए एक दरख्त की भज्जी शाख थी जो अपने पूरे फैलाव में फैल चुकी थी। अगर उसकी लंबाई थोड़ी सी और बड़ी होती तो शायद वो मेरी गर्दन में लिपट चुकी होती। जिस जगह हम खड़े हुए थे वो दरख्त से खासी दूर थी और दरख्त की सारी शाखें शायद देर से हमारी तरफ लपक रही थी, लेकिन हम उनकी पहुंच में न थे। लेकिन टोबो बेख्याली में पीछे चला गया था और दरख्त की एक शाख उसकी गर्दन पकड़ने में कामयाब हो गई थी। अब मेरी समझ में आया कि टोबो को क्या याद आ गया था। उसे याद आ गया था शायद कि ऐसे इलाके हर किस्म के जानदारों से खाली होते हैं जहां आदमखोर दरख्त मौजूद होते हैं। जाहिर है यहाँ किसी जानदार की गुंजाइश कहाँ। लेकिन टोबो अजाब में गिरफ्तार हो गया था। मैं उछलकर उस शाख के सिरे से दूर हो गया जो मेरे कंधे को छू रही थी। मुझसे मायूस होकर वो टोबो की कमर से लिपट गई और टोबो जो गर्दन में फंसी हुई शाख से किसी हद तक निजात हासिल कर चुका था, इस बार बुरी तरह जकड़ गया। उसके चेहरे पर वहशत थी। इनकी पहुंच से दूर रहना मास्टर, आदमखोर दरख्त हैं। मैं शायद अब न बच सकूं। मैं और मेरे पूरे बदन में चिंगारियां भर गईं। टोबो ने ये क्या किया? मैं जिंदगी देने की कोशिश करूंगा और उसे मौत का शिकार हो जाने दूं। मैंने दरख्त की तरफ देखा। बिलाशुबा उसकी शाखें ताकतवर होंगी, लेकिन हमारी खुशबख्ती ये थी कि हम उसी से दूर थे। उसके भूखे हाथ हमारी तरफ लपक रहे थे, लेकिन उनके सिरे कमजोर थे और हमें मजबूत गिरफ्त में नहीं ले सकते थे। अभी यही बचत थी, लेकिन जिस शाख ने टोबो की कमर पर गिरफ्त की थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पीछे खींच रही थी और टोबो अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करने के बाद भी पल पल पीछे खिसक रहा था। तुम इनकी पहुंच से दूर रहना बॉस, टोबो भेंची हुई आवाज में बोला और मेरे दांत भेंच गए। मैंने कुल्हाड़ी का दस्ता मजबूती से पकड़ लिया और फिर मैं सूरत हाल का अंदाजा लगाने लगा। मैंने देखा कि कौन सी शाख इस वक्त मेरे लिए खतरनाक हो सकती है और मैं टोबो की तरफ बढ़ा। बॉस नहीं, बॉस, टोबो चीखा। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।